ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के सत्र में आप सबका स्वागत है। तो आज के सत्र में कुछ सूचनाएं दे रहा हूं मैं और साथ ही साथ कुछ चर्चा समझा रहा हूं कि कैसे खुली किताब ये जो है किस प्रकार से लिखना है, उसके बारे में गाइडलाइंस कुछ सूचनाएं जो है वो दे रहा हूं और कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उसकी भी चर्चा करेंगे प्रारंभ में। ठीक, तो पहले तो ये हमारा जो कोर्स चल रहा है भक्ति वैभव, उसमें हमने जैसे कि प्रारंभ के ओरिएंटेशन सत्र में जैसे बोला था कि इसको पहले और दूसरे हफ्ते में ही रखेंगे हर महीने के, हाँ इस प्रकार से हमने निर्धारित किया था। लेकिन चूंकि कुछ अन्य अन्य प्रकार के अलग अलग कारण और साथ ही साथ मेरी कुछ व्यस्तताएं, इसकी वजह से ये शेड्यूल, ये जो इसका समय पत्रक है वो बदल रहा काफी। तो उससे कुछ भक्तों को थोड़ा बहुत हो सकता है परेशानी भी हो रही हो, क्योंकि हर एक की व्यस्तताएं हैं, समझ सकता हूं मैं ऐसे। तो आज के सत्र में उसके संदर्भ में मैं कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं कि इस बचे हुए यूनिट का मतलब जो पहला प्रथम हमारा यूनिट है, तो इस यूनिट में भी जो बचा हुआ पोर्शन है हमारा, उसके लिए हमें 6 सत्र लगेंगे कम से कम। हाँ? क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूं कि ये काफी महत्वपूर्ण श्लोक है, इस पे बहुत कुछ पूछा है, लिखा गया है, कमेंट्रीज भी काफी कुछ लिखती है। हाँ, तो इसलिए समय लग रहा है थोड़ा इसको। इसके पश्चात के यूनिट एकदम एकदम यूनिट बाय यूनिट चलते रहेंगे, वो उसको ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे चौथा, पांचवा, छठा, ये जो अध्याय है 3, उसका जो यूनिट है दूसरा, वो एकदम सहज हो जाएगा। 4, 5, 6, उसी प्रकार से 7, 8, 9, हाँ आगे जो है वो बढ़ते जाएंगे एकदम। शुरुआत के यूनिट में काफी कुछ चर्चा हो रही। तो मैंने देखा कि इस यूनिट में जो बचा हुआ पोर्शन है उसके लिए 6 सत्र चाहिए हमें। और जैसे कि हमने आज इस हफ्ते में और अगले हफ्ते में करके इस प्रकार से प्लान किया है कि 6 सत्र हो जाए। लेकिन उसमें कल जो है श्री परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो है मंदिर में आ रहे हैं। तो क्योंकि संध्या काल में उनका एक यहाँ पर कार्यक्रम है जो कि समस्त पुणे कांग्रेगेशन के लिए है, तो इसलिए कल शाम की
सत्र जो है वो हम कैंसिल कर रहे हैं, वो नहीं हो पाएगा। ठीक। और साथ ही साथ अगले हफ्ते में भी नित्यानंद त्रयोदशी है, तो जो सोमवार का सत्र है वो नहीं हो रहा है। ठीक। तो फिर जो शुक्रवार को सत्र अतिरिक्त रखा था उसके लिए मैंने तो उससे भी काफी कुछ भक्तों को थोड़ा परेशानी होती है, क्योंकि शुक्रवार को उनके स्वाभाविक है कुछ प्रोग्राम्स वगैरह होते होंगे, और फिर शनिवार को भी प्रोग्राम्स होते हैं, स्वाभाविक है उसमें। हाँ। तो इन सब चीजों को देखते हुए कि आज के सत्र में और फिर अगले हफ्ते के 3 सत्र में 4 सत्र होंगे, तो भी 2 सत्रों की और जरूरत पड़ेगी। तो जो कि अगले हफ्ते में जा रहा था, उसके अगले हफ्ते में। तो ये सारी ही जटिलता को देखते हुए तो मैंने भी बात भी की कोर्स कोऑर्डिनेटर जो है हमारे, उनसे भी, और इसको देखते हुए हम लोग ये निर्धारित करेंगे अभी कि यहाँ से आगे मैं जो प्रथम और द्वितीय वीक है, उस मतलब पहला और दूसरा सप्ताह है, उसी की तारीख को क्लास करेंगे हम। कभी चेंज नहीं करेंगे अभी यहाँ से, क्योंकि उससे बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है मेरे लिए भी दूसरा तीसरे हफ्ते में। हाँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस यूनिट का जो बचा हुआ पोर्शन है, ये जो हम कवर करने वाले थे आज और अगले सत्र में, इसको मैं नहीं ले रहा हूँ इस यूनिट में। हाँ। तो फरवरी में अभी इसके ऊपर कक्षा नहीं होगी, फरवरी में पूरा कैंसिल कर रहा हूँ इस कक्षाओं को, और मार्च से हम लोग एकदम नियमित रूप से इस कक्षाओं को लेंगे। हाँ। क्योंकि क्या हो रहा है, फरवरी में भी मैं अगले इसमें कक्षाओं करता हूं तो भी चौथे हफ्ते में भी कुछ कक्षाएं लगेगी, तो फिर उसके बाद में आपकी परीक्षा जो कि 15 दिन के बाद रखनी है, तो फिर वो अगला वाला शेड्यूल डिस्टर्ब करेगी फिर। ऐसा चल रहा है। तो देखिए, थोड़ा सा डायनामिक शेड्यूल था, क्योंकि मेरी भी कुछ सेवाएं रहती है। फिक्स करने के बाद भी डेट, जैसे कि मेरी कुछ संन्यास कॉलेज जो सन्यासी बनने वाले हैं ऐसे भक्तों के लिए सिलेबस डिजाइन करने में भी मेरी कुछ सेवा है, तो उन सेवा के कुछ शेड्यूल्स आते हैं, तो फिर वो सबके ऊपर उसकी प्रायोरिटी हो जाती है, वो बाकी जो शेड्यूल्स है उसको हटाने पड़ते हैं। तो इसी के कारण इस महीने में भी उस शेड्यूल्स के कारण ही मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ा था ये सब कुछ। तो मैं इसको आपके सामने विचार भी प्रस्तुत कर रहा हूँ, अगर आप में से किसी कुछ लोगों को कुछ कहना है तो बोलिए भी, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं इसको इस प्रकार से कर रहा हूँ कि क्योंकि आगे का सारा ही हमारा शेड्यूल डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसलिए देखिए फरवरी 11 फरवरी है आज का, तो मतलब चला ही गया ये दिन। तो मैं आज अभी इसके बाद फरवरी में कुछ लूंगा नहीं, और कुछ परेशानी नहीं है, नो प्रॉब्लम। अगले यूनिट में मार्च में मैं इसको पहले 2 हफ्तों में लूंगा, फिर अप्रैल भी, फिर मई और जून। तो इन चारों की तारीख आज के सत्र में फिक्स भी कर देते हैं, उसी तारीख को होंगे वो सेशंस, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। तो मार्च अप्रैल मई जून इसके चारों के पहले 2 हफ्ते जो है उसमें मंडे टू थर्सडे, और उसमें भी गुरुवार रहेगा, एकादशी रहेगी वगैरह, हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे ये सब, क्योंकि हर बार एक एकादशी तो आती ही आती है। तो उसकी वजह से फिर शुक्रवार के दिन कक्षा करना या फिर ये भी कठिन हो जाता है, तो इसलिए ये भी निर्धारित करते हैं कि इसके पश्चात सोमवार से गुरुवार फिक्स। तो उसमें एकादशी भी आती है, तो कृपया आप लोग तैयार रहिए, एकादशी के दिन भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, भागवत श्रवण कर रहे हैं, अच्छी बात है। जो भी जप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं वगैरह वो सुबह कर लीजिए। कुछ कुछ भक्तों को एकादशी के दिन सत्र से बड़ी परेशानी है, समझ सकते हैं, क्योंकि शायद 64 माला करते होंगे वगैरह, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसको दिन में कर लीजिए। शाम को 6 से 8 हम लोग फिक्स कर देंगे कि ये जो शेड्यूल है वो, ताकि मैं आप में से कुछ भक्तों को भी हताश नहीं करना चाहता कि शेड्यूल बहुत बदलने लगता है तो फिर हतोत्साहित हो जाते हैं, है कि नहीं, डिवोटीज, क्योंकि डिस्टर्ब हो जाते हैं शेड्यूल में फिर काफी बार ऐसे। तो ये चीज मैं भी समझता हूँ, ऑब्वियसली, नो डाउट, संदेह नहीं इसमें कोई। लेकिन ठीक है, यहाँ से आगे हम लोग इसको फिक्स कर देते हैं इस प्रकार से। तो इस महीने में भी अगले हफ्ते में कुछ सत्र करके और उसके अगले हफ्ते में कुछ करके चाहिए तो इस पोर्शन को खत्म कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उसमें। लेकिन आप इसके ऊपर कोई बोलना चाहे तो बोल सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं। लेकिन कुछ भक्तों को मैंने देखा कि क्योंकि हमने पहला और दूसरा सत्र, पहला और दूसरा सप्ताह करके ही अनाउंस किया है, तो उन्होंने अपनी लाइफ का शेड्यूल बना दिया है ना, फिर आगे किस, तो वैसे बना देते हैं वो, तो फिर उसमें आप चेंज करोगे
तो फिर कठिनाई हो जाती है काफी सारे। तो काफी सारे भक्तों ने मुझे ये फीडबैक दिया कि प्रभु अगर आप डिसाइड कर रहे हो तो फिर आप चेंज मत कीजिए बिल्कुल, क्योंकि फिर सारा ही शेड्यूल चेंज हो जाता है। प्रीचिंग की, प्रचार के कुछ व्यस्त कार्य होंगे या अन्य अन्य दूसरे नगर में जा रहे हैं, कुछ यात्रा है तो परेशानी होती है। तो इस प्रकार से तो दूसरी ओर इस प्रकार से भी निश्चित रूप से है कि आप लोग काफी आतुर हो सुनने के लिए। मुझे ये भी बात पता है कि बीच में 2-3 महीने क्लास नहीं हुए तो कई भक्त बोल रहे थे कि प्रभु क्लास नहीं होता तो बहुत मतलब रुक्ष लगता है कि क्लास नहीं हो रही है, सुनना चाहते हैं भागवतम वगैरह। तो ये बात भी मैं जानता हूँ, आप में से कई लोग काफी कक्षाओं को देखते, ऐसे भी सूचनाएं मिलती रहती है, सजेशन आते रहते हैं कि प्रभु क्यों ना चारों सप्ताह जो है मंडे टू थर्सडे क्लासेस करे पहले 2 सप्ताह नहीं, चारों सप्ताह करे, और फिर शुक्रवार शनिवार रविवार तो दे ही रहे हैं ना, इस प्रकार से। तो ऐसे भी है, सब टाइप के फीडबैक आते रहते हैं ऐसे। तो जो भी है सबको एक साथ मत में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो भी आज के सत्र में ऐसे नहीं कि अरे फिर पहले बोल देते थे, क्यों हमको बुलाया आज के। नहीं, मैं आज के सत्र में महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूँ आप लोगों को। ओबीए बंद खुली किताब को कैसे लिखा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आपको इसको लिखना है हर एक इसमें। तो भले ही भक्ति शास्त्र में आपने लिखा होगा कुछ हद तक, लेकिन वो इतना सिस्टमैटिक कैसे लिखा जाता है ये सब ज्ञान जरूरी है। तो इसको बताना चाहूंगा कुछ हद तक आज के सत्र में। और वो प्रश्न जो है उसके बारे में भी किसी को कुछ पूछना है तो इसको करेंगे। और भी आपको कुछ प्रश्न पूछने हैं, जैसे कि खुली बंद किताब के बारे में भी कुछ पूछना है, कितना लिखना है, कितना खोजना। जैसे एक भक्त ने मुझे बंद किताब का एक प्रश्न था, उसके ऊपर उत्तर लिख के भेजा, तो वो 10 लाइन का उत्तर लिखा था उसने, जबकि उसमें 1 लाइन में उत्तर होना चाहिए वो बस। हाँ हाँ, नहीं तो वो प्रश्नों के हिसाब से है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बंद किताब परीक्षा में 3 या 4 पंक्तियां होगी उत्तर, उसके ऊपर नहीं होने वाला वो। समझ रहे इस चीज को? तो आपको लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं, उतना ही पूछा है जितना उतना ही लिखो आप उसमें। मैं बोल रहा हूं कि एक प्रश्न का उत्तर उसमें ज्यादा से ज्यादा 4 पंक्ति तक जा सकता है, उसके ऊपर नहीं जाएगा वो, उसके उससे कम में ही वो हो जाएगा। हाँ। तो 1 या 2 या 3 मार्क के लिए ज्यादा से ज्यादा वो प्रश्न पूछे गए हैं। तो 3 मार्क में आपको 3 पंक्तियां या 4 पंक्तियां ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक? तो उतना ही प्रिसाइजली समझ के लिख दीजिए। किसी शब्द का अर्थ पूछा है तो उतना ही अर्थ लिखिए बस, और कुछ मत लिखिए। हाँ, 3 प्रकार के, मानिए लिख दिया कि 3 प्रकार के लक्षण, 2 प्रकार के लक्षण बताइए, हाँ बस स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण, हो गया, फिनिश्ड, और कुछ नहीं लिखना। 3 प्रकार का मंगलाचरण बताइए, बस 3 के नाम बोलिए, दैट्स इट। हाँ, अगर उसको लिखा है कि उसको स्पष्ट भी कीजिए, स्पष्टीकरण कीजिए, फिर थोड़ा एक एक हद लाइन ऐड करना पड़ेगा, 1-2 ऐसे, इस प्रकार। तो ये सब चीजें भी जानना जरूरी है। हाँ, लेकिन सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता था कि अगर यस आप में से कोई लोग थोड़े विचलित हो गए हो, शेड्यूल बहुत हमारे बदल रहे हैं या कक्षाएं कैंसिल हो रही है, तो विचलित मत होइए। हम लोग एकदम इसको नियमित रूप से लेके आगे बढ़ाएंगे, इसमें कोई ये नहीं, संदेह नहीं है। हो सकता है कभी कभी चर्चा के कारण कभी कभी समय लग जाता है बहुत, विस्तार से चर्चा होती है, तो फिर वो उतना हद तक तो ठीक है। लेकिन वो भी आगे के यूनिट्स में तो हम लोग एक के बाद एक अच्छे से उसको लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो इस प्रकार से प्लानिंग है। तो इसके ऊपर किसी को कुछ बोलना है, टिप्पणी करनी है तो आप बोलिए। मेरा विचार इस प्रकार से है कि हमने इस हफ्ते के ये शेड्यूल को कैंसिल करके हम लोग इसको मार्च में जो है एकदम अच्छे से लेंगे करके। यस प्रभु, माइक में बोलिए। हरे कृष्णा। यानी ये आज जो सूचना मिली है तो इसके आगे सिर्फ मार्च में ही क्लास होगा, इसके यस बाद में फरवरी में कुछ भी क्लास नहीं होगा, ये रिकन्फर्म करते। यानी यूनिट 1 का जो बचा हुआ पोर्शन है वो मार्च में कंप्लीट किया जाएगा। एब्सोल्युटली, ठीक है ये प्रभु जी। मेरा प्लान है ऐसा। ठीक है प्रभु जी, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। आप कुछ क्वेश्चन कहना चाहते हैं इसके ऊपर? दैट्स इट। नहीं ये ठीक है। ओके, अन्य को ठीक है। महायोगी प्रभु आप कुछ बोलिए, महायोगी प्रभु।
अरे बोल, मुझे आंसर मिल गया प्रभु जी। ओके, ठीक है, आंसर मिल गया आपको। ठीक, सुंदर केशव प्रभु, आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। हरे कृष्ण प्रदान प्रणाम। धन्यवाद। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा था कि ऐसे अभी तो आप बता देंगे, क्योंकि हम पहले से ही वो प्लान सोच रहे थे कि ऐसे अभी काफी समय निकल गया, तो हम जो क्लोज बुक लिखनी थी, मतलब तो ओपन बुक लिखनी थी, तो हम लोग सोच रहे थे, पर उसमें काफी समय चला गया। तो अभी तो इसके लिए एक, क्योंकि हमारा शेड्यूल भी हमने उसके हिसाब से थोड़ा पैक कर दिया, तो हम अप्रैल के फर्स्ट वीक में भी शायद प्रयास करेंगे। पर मेरा थोड़ा बाहर जाने का ऐसा प्लान है, और कुछ कुछ चीजें जिम्मेदारियां हैं तो उनके रिलेटेड, तो फिर वो क्लासेस शायद हो सकता है फर्स्ट वीक अप्रैल की जो, तो ऑनलाइन यदि सुनूंगा तो फिर वो कन्वीनियंट होगा, चलेगा क्या, कैसे करेंगे मुझे, मेरी थोड़ी मजबूरियां हैं। फर्स्ट, पहला दूसरा सप्ताह में आप कक्षाएं होंगी, इसको लेके आपका शेड्यूल बनाइए ना। मैं एक्चुअली उसी के हिसाब से बना रहा था, पर कुछ अर्जेंट के कारण तो फिर उतना करना। तक समझ सकते हैं अगर कुछ अर्जेंसी आ रही है तो, लेकिन क्लास आप ऑनलाइन कर लीजिए जहां पे भी है। वैसे भी आप तो ऑनलाइन छात्र हो, तो आप जहां पे भी हो उस जगह से ऑनलाइन कर लीजिए। हाँ, मैं हमारा, प्रयास करूँ, वो प्रयास तो रहेगा ही। हाँ नहीं, प्रयास मतलब क्या है, आपकी 75% अगर वो उपस्थिति नहीं होगी तो आपको वो यूनिट फिर से करना पड़ेगा। ये बात है, मतलब 75% कम से कम अटेंडेंस होनी ही चाहिए इसमें। हाँ, तो अगर वो नहीं है तो फिर आप वो यूनिट फिर से करेंगे, क्योंकि आपको परीक्षा में बैठ नहीं पाएंगे आप अगर 75% नहीं है ये उपस्थिति। तो समझ रहे हैं ना, कम से कम बोल रहा हूँ। हाँ, बाकी 100% तो ठीक ही है, अच्छा वैसे ही तो होना चाहिए। क्या करूँ जी, अपने मतलब जो बनाए शेड्यूल को भी क्या करूँ फिर, मतलब नहीं, कैंसिल तो कर। वही बोल रहा हूं मैं कि ऐसा शेड्यूल आप लोग ऐसा बनाइए शेड्यूल कि जिस हिसाब से फर्स्ट और सेकंड वीक को आप अटेंड कर पाए करके। और उसमें बहुत किसी को कुछ महाभयंकर इमरजेंसी है कुछ, जिसकी वजह से शेड्यूल बदलना पड़ रहा है, तो आप मुझे पर्सनली बात करिए। मैं भी जानना चाहूंगा क्या कारण है कि उसकी वजह से आप बदल रहे हैं शेड्यूल पूरा पूरा। हाँ, ऐसे, तो ये बात है। तो आप मुझे पर्सनली बात कर सकते हो प्रभु, नो प्रॉब्लम। यस, ठीक। हर्ष केशव प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंड प्रणाम प्रभु जी। हाँ। क्लोज बुक के क्वेश्चंस हैं, अगर हमको वो मिल सके तो थोड़ा अच्छी तरह कुछ प्रिपेयर करें हम लोग, तो नहीं, किस पे तो क्लोज बुक के क्वेश्चन तो दे दिए ना आपको। नहीं प्रभु जी, मैंने देखा, मेरे मैं तो प्रिंट आउट भी निकाला है, तो उसमें कौन से क्लोज बुक के थोड़े थोड़े क्वेश्चन दिख रहे हैं उसमें, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ प्रभु जी। पूर्व स्वाध्याय वाले सारे अच्छा, पूर्व स्वाध्याय वाले से। आपने मिस कर दिया लगता है, जब मैंने बताया था ये चीज बता दी थी मैंने पहले ही। पूर्व स्वाध्याय वाले देखिए, उसमें वो सब क्लोज बुक के प्रश्न है। ठीक, ओके ओके। ओके, और ओपन बुक का कैसे होगा प्रभु जी? हाँ, तो मैं बताऊंगा अभी वो तुरंत, अभी उसके बाद, इसके बाद यही चर्चा है। राधिका रुचि माता जी। एक मिनट में मुझे। यस, राधिका रुचि माता जी बोलिए। म्यूट क्यों नहीं? हरि बोल प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बस एक डिफिकल्टीज है कि 3 चैप्टर का सिर्फ इसी यूनिट में अगर एक चैप्टर का एग्जाम ले लें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है। और उसके बाद से जैसे 3 अध्याय का करना है आपको, वो कर सकते हैं, पर स्टार्टिंग में फर्स्ट अध्याय का कर दीजिए, और फिर बाद में तीनों अध्याय में मिला के कितने प्रश्न है प्रभु टोटल? हाँ, 30 है, 36 प्रश्न है एक्चुअली। चल जाएगा माता जी, 36 प्रश्न है और वो एक एक दो दो लाइन के उत्तर वाले प्रश्न है, तो ज्यादा नहीं है एक्चुअली। आप लोगों ने तो भक्ति शास्त्री में एक यूनिट पे पूरा, हाँ, एक यूनिट पे पूरी परीक्षा दी है, कितनी लंबी, 1 से 6 अध्यायों पे आपने एक परीक्षा दी होगी ना। हाँ, यस प्रभु जी, यस हाँ, प्रभु जी। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, 36 प्रश्न है सिर्फ, मुझे लगा कि 70-80 है कुछ, आई नो। तो नहीं नहीं प्रभु जी, प्रश्न का कोई नहीं है एक्चुअली। फर्स्ट चैप्टर है, वो थोड़ा सा टेक्निक है, तो उसमें क्या है, श्लोका याद हो जाते हैं, बट उसका जो अनुवाद है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, एज लेकिन इट इज। आपको आपको कौन अनुवाद पूछ रहा है परीक्षा में? प्रभु जी पता नहीं। नहीं, अनुवाद है ही नहीं परीक्षा में, कौन पूछ रहा है? हाँ, मूल क्या बोल रहा हूँ, देखिए मुद्दा क्या है, बंद किताब परीक्षा में वो जो प्रश्न है ना आपके, जो पूर्व स्वाध्याय में, आप उसके उत्तर लिखिए,
आप देखोगे कि कितने प्रभु 2 लाइन में उत्तर है, 1 लाइन में उत्तर है, ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन में उत्तर है उसका। तो ऐसे 36 प्रश्न अगर आप करते हो तो आपके 80% मार्क फिक्स्ड है। 80 के 70, 80, ओके ठीक है। मैंने 70 बोला पिछली बार तो तुरंत रोज बोला अरे 80 बोला, ठीक है। तो 50 में से 40 मार्क के प्रश्न आपके पास है उत्तरों सहित। मतलब उत्तर आपने ही लिखे है वो ऐसे। तो इसलिए 40 मार्क जो है आपके पास है ऑलरेडी, आपको कुछ टेंशन नहीं है, एक्चुअली बहुत आसान है। वही परीक्षा का इतना टेंशन बंद किताब का मत लीजिए। आप परीक्षा की पेपर देखने के बाद बोलोगे अरे ये तो क्या खोदा पहाड़ निकला चूहा, ये तो बहुत आसान है, कुछ है नहीं। वो जो बंद खुली किताब है उसमें थोड़ा ढंग से लिखना पड़ेगा, नहीं तो उसमें फिर से बोला जाएगा लिखने के लिए अगर गलत हो गया तो। ऐसे तो मुद्दा क्या है कि इसलिए इसमें कोई परेशानी नहीं है। 36 प्रश्न है, आप इनको याद कर लीजिए, उसका उत्तर बना लीजिए पहले ही, और उससे ही 80% हो जाएगा। बाकी जिसने अच्छे से तात्पर्य पढ़े हैं उसको और बाकी 20% भी अच्छा जम जाएगा सब कुछ। तो उसमें भी हम लोग ऐसे कुछ पूछने वाले नहीं है, तात्पर्य के लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन बोलो क्या है, ऐसा कोई पूछेगा नहीं। आपका अंडरस्टैंडिंग जो है ना उसके हिसाब से पूछेंगे, अंडरस्टैंडिंग पूछेंगे, सिर्फ ऐसे पूछेंगे कि गाय, ठीक है कुछ प्रश्न है अलग अलग, वो तो वो क्लोज्ड बुक में कंप्लीट हो ही गए, लेकिन कुछ ऐसे पूछा जा सकता है कि प्रोज्झित शब्द का क्या अर्थ है, प्रोज्झित कैतवः का क्या अर्थ है, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि आलयम शब्द जो है उसका अलग अलग अर्थ बताइए। ऐसे कुछ पूछा जा सकता है। प्रभुपाद जी ने भी जो तात्पर्य में बोला है उतना ही, तात्पर्य के बाहर कुछ नहीं। मैं तो टीका विका समझाता हूँ लेकिन उस पर प्रश्न एक भी नहीं आएगा। ये तो केवल ज्ञान के लिए समझा रहा हूं मैं आप लोगों को। टीका से चिंता मत कीजिए, अगर टीका वाली एग्जाम आपको करनी है तो फिर आपको इस्कॉन भागवत महाविद्यालय में आना पड़ेगा। वहां पे टीका पे प्रश्न उत्तर होता है काफी हद तक। तो यहाँ पे तो सरल रखेंगे एकदम, जैसे कि प्रभुपाद जी के तात्पर्य के बाहर कुछ प्रश्न नहीं आएगा, एक भी प्रश्न नहीं आएगा उसके बाहर, ये बात क्लियर है। और 80% तो एकदम वो बंद किताब के जो पूर्व स्वाध्याय के प्रश्न है उसमें से ही आएंगे। तो पूर्व स्वाध्याय के प्रश्न बहुत सरल है, कोई कठिन लगा उसमें से प्रश्न किसी को लगा है तो डिस्कस करके अन्य छात्रों से समझ के लीजिए, लेकिन है नहीं उसमें कुछ कठिन, बहुत आसान है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से उतना ही लिखिए बंद किताब में जितना जरूरी है और उससे ज्यादा नहीं। बिल्कुल। तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा जस्ट इस डेट्स के बारे में, और ये पहले 2 हफ्ते में सब फिक्स करने के बारे में किसी की राय है तो बोलिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा ओपन बुक और क्लोज बुक को। सुकुमारी ललिता माता जी कुछ बोलना चाहती है उसके ऊपर? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं ये पूछ रही थी कि जैसे बात ये हुई थी कि 15 दिन का गैप देंगे एग्जाम्स के लिए, तो जो एग्जाम की डेट होगी दैट वो फॉल करेगी लास्ट वीक में मंथ के मार्च के? एकदम यस। तो अगर ऐसा है तो फिर वो डेट पहले से बता दें तो हमें अपना टाइम स्केड्यूल की डेट्स भी बता देंगे। अभी हम लोग डेट्स भी बता रहे हैं आपको एग्जाम की, आज ही बता रहे हैं। हाँ आज ही सारे एग्जाम्स की डेट बता देंगे। हाँ जो भी क्लोज बुक की जी, उससे रिलेटेड ये कि अगर हम लोग जब वो एग्जाम क्लोज बुक देंगे तो ओपन बुक और जो श्लोका रिसाइटेशन वाला दो सब सबमिशन एक ही दिन करना है, उसी एग्जाम की डेट में करना है कि? ओके ठीक है, मैं बताता हूँ इसके बारे में। यस वैलिड। फिर आपका श्लोका का आपने कहा था कि आप रिसाइट करके भी देंगे ना, अगर वो मिल जाएगा। मैं अपनी आश्वासन को कर नहीं पाया। ओके यस ठीक और है। ये कह रही थी प्रभु जी अगर फरवरी में थोड़ा सा भी क्लास हो जाता तो फिर इट वुड बी गुड। बिल्कुल नहीं तो अभी आपने जैसे प्लान किया था 2-3 क्लास तो ले लीजिए। दैट्स इट। बस इतना ही है कि इससे पूरा नहीं हो रहा है वो यूनिट, या तो फिर सेकंड चैप्टर पूरा कर लें फिर थर्ड ऐसे कुछ कर सकते हैं। ओके ठीक है थैंक यू। ठीक है। विज्ञान शक्ति माता जी, विज्ञान शक्ति माता जी आप कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी। प्रभु जी वही श्लोका के बारे में ही मुझे पूछना था कि श्लोका रिसाइटेशन जो है उसका भी एकदम। एक मिनट माता जी, तो मैं अभी
इसको पहले फिक्स कर लेते हैं, फिर आप पूछिए, मुझे फिर से पूछ सकती हो। एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक एक मॉड्यूल को, तब आप बोलिए। महायोगी प्रभु, आपका कुछ इसके ऊपर मत है? दैट्स इट, या हो गया? हाँ प्रभु, फरवरी में थोड़ा सा हो जाता और तो अच्छा हो जाता, ऐसा मुझे लग रहा है। दूसरा अध्याय जो है वगैरह ऐसे कुछ। हाँ ओके, हरि बोल। तो फिर मार्च में फिर तीसरे अध्याय के लिए केवल 4 सत्र चाहिए, तो फिर मार्च में केवल 4 सत्रों का यूनिट करें इस टाइप से, या फिर मार्च में ही? यस महायोगी प्रभु। यस प्रभु, आपका हाथ खड़ा है। ओके ठीक है, जो भी। ओके तो हाँ प्रभु, हरि बोल। हाँ यस प्रभु, ठीक। हाँ तो अभी फरवरी में जो थोड़ा हम ले सकते हैं तो थोड़ा पोर्शन हो जाएगा, ऐसा मेरा ख्याल है। बाकी सब आपको जो अच्छा लगे वो फाइनल आप लोगों कीजिए। को आप लोगों को ये तो डर नहीं है ना कि मैं मार्च में 6 सत्रों में भी शायद इसको कंप्लीट ना करूं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं। आप नहीं, जो करते हैं हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं। Yes, नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं। यस, अभी तो ये फिक्स होगा ही होगा। 2 सत्रों में दूसरा अध्याय और तीसरा जो है 4 सत्रों में वो होगा। सिंपल है काफी, वो सिर्फ कृष्णस्तु भगवान स्वयं को अच्छे से समझना है उसमें। ओके, वही थैंक एक विषय, वही एक विषय है। हाँ तो ठीक है प्रभु, आप में से शायद 2-3 भक्तों की वैसी इच्छा होगी भी, लेकिन मैं देखता हूँ कि ज्यादातर भक्त जो है वो मेरे ख्याल से मार्च में हम कक्षा लेंगे तो उसी से सहमत लग रहे हैं, तो इसलिए उसी को अभी के लिए फिक्स कर देते हैं। नो प्रॉब्लम, क्योंकि जो आपको ठीक लगता है वो हम एक्सेप्ट करेंगे। यस यस, तो मैं समझ सकता हूँ थोड़ा। यस, इन कक्षाओं से काफी लोग तुष्टि का भी अनुभव करते हैं, तो फिर क्लासेस नहीं होती है तो फिर थोड़ा सा निराश भी हो जाते हैं, लेकिन ठीक है। शेड्यूल को मतलब उसको देखते हुए ना हम लोग यही करेंगे। ठीक है, ये मार्च जो है उसमें क्लासेस करके फिर वहां से आगे एकदम ढंग से चलते रहेंगे। फिर मैं कोई चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि यस, इससे सबका जीवन सुखद हो जाता है, मेरा भी और अन्यों का भी। ऐसे नामावतार प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। धन्यवाद। तो मार्च में हमारी यात्रा है, वृंदावन यात्रा 10 से 20 तक, तो फिर तो कैसा? अभी आप देखिए ना डेट्स क्या है मार्च की, आप जा सकते हो आराम से यात्रा, कोई ठीक है। प्रॉब्लम। यस, तो देखिए डेट्स जो है इसको फिक्स करते हैं अभी पहले। ठीक। कहाँ रख दिया वो? एक ये लाया था। मैंने कैलेंडर लाया था, वो किधर चला गया? है मेरे पास भी दूसरा। हाँ ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। तो प्रभु कृपया नोट कीजिए डेट्स जो है अभी हम लोग फिक्स कर रहे हैं इन डेट्स को, और आपका शेड्यूल जो है इसी हिसाब से बनाइए, ठीक है? तो जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो मार्च में हम लोग 28 को प्रारंभ करेंगे। नहीं 28 फरवरी को। हाँ 28 फरवरी जो है वो पहला दिन आता है, मतलब ऑलमोस्ट मार्च शुरू ही हो रहा है वहां पर। तो 28 फरवरी या तो फिर हमारे पास ये भी ऑप्शन है 7 मार्च से। 28 चलेगा ना? हाँ करेक्ट यस। यस प्रभु, तो 28 फरवरी ठीक है। 28 फरवरी 1, 2, 3 और फिर 7, 8, 9 एवं 10। 10 को लास्ट कक्षा है प्रभु, तो नामावतार प्रभु आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ठीक है, तो इस हिसाब से 28 से लेके 10 मार्च। तो इसमें अगर कोई बीच में महोत्सव आता है तो भी ठीक है। नहीं आ रहा है कोई महोत्सव, मैंने देखा वैसे, मतलब बहुत बड़ा महोत्सव नहीं है कोई, तो जिससे कि ठीक है, तो उससे इससे हो सकता है। और इसकी परीक्षा देखिए, इसकी परीक्षा होगी 27 मार्च को, ठीक है? तो या तो 26 या 27 मार्च दोनों में से एक दिन हो सकती है, क्योंकि
कुछ कुछ भक्तों को संडे को प्रॉब्लम है काफी आने में। हाँ, देखिए मार्च में ना संडे, तो या तो 26 या 27 दोनों में से एक दिन परीक्षा रखेंगे वीकेंड में। तो बीवीआरबी की ओर से 26 सैटरडे जो है वो ज्यादा सुविधाजनक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि संडे ही ज्यादा सुविधाजनक है तो फिर उस हिसाब से रखते हैं। ठीक है, तो शनिवार 26 सैटरडे जो 26 है मार्च, उससे कोई आपत्ति है किसी को? तो ये सुबह में ही होगी। सुबह मतलब सुबह के समय, जैसे 1.5 घंटे की होगी तो सुबह 11 से 12:30 इस प्रकार से इस समय में होगा। तो सैटरडे 26 मार्च इसको पकड़ लीजिए, 26 मार्च के दिन परीक्षा होगी सुबह 11 से 12:30। तो जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है उनको उस वक्त एक साथ आके, एक साथ मतलब उनको बताया जाएगा वो चीजें कि कैमरा के सामने आके उनको परीक्षा जो है वो देनी है। उनको जहां से कैमरा के सामने देखा जाएगा उनको, इस प्रकार से परीक्षा होने वाली है। तो उसकी इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाएगी। आप डेट जो है नोट कर लीजिए, बस तारीख देखिए 26 मार्च है। ओके, तो आगे उसके बाद में अप्रैल। तो अप्रैल में देखिए, अप्रैल में हम शुरू करेंगे 4 अप्रैल को। तो 4, 5, 6, 7 और फिर 11, 12, 13, 14। यस, 4 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक ये जो एग्जाम है ये पूरी हो जाएगी। ठीक, और इसकी परीक्षा होगी 30 अप्रैल को। उसकी परीक्षा 30 अप्रैल को। ये जो 8 सत्रों में यूनिट कंप्लीट हो जाएगा उसकी परीक्षा होगी 30 अप्रैल को एकदम। ठीक है, इसके पश्चात मई में देखिए, मई में 2 मई से प्रारंभ कर रहे हैं। तो दूसरा 2 मई, 3, 4, 5 और फिर 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो 12 मई को ये यूनिट खत्म हो जाएगा। 2 मई को प्रारंभ हो रहा है, 12 मई को खत्म हो रहा है। तो इसमें एकादशियां भी आ रही है, लेकिन जैसे कि हमने कहा अभी हम लोग फिक्स कर देंगे इसको। कोई चेंज नहीं करेंगे। एकादशी की वजह से फिर वो शुक्रवार कक्षा जाती है, फिर परेशानी अन्यों को ऐसे। और इसकी परीक्षा होगी 28 मई को। ठीक है, ओके। यस, तो आपको मैसेज भी कर रही है। तो इसमें देखिए जूम में। और जून में देखिए, जून जो है 6, 7, 8, 9 और फिर 13, 14, 15, 16। ठीक है, और इसकी परीक्षा जो है क्योंकि अगला जुलाई जो है हम लोग 4 तारीख से शुरू करेंगे, तो इसकी परीक्षा 2 जुलाई को कर सकते हैं। 2 जुलाई। देखिए जून जो है 6, 7, 8, 9 और फिर 13, 14, 15, 16 ये जो है टीचिंग अध्यापन होगा। और इसकी परीक्षा जो है हम अंत में रखेंगे, जो कि आता है 2 जुलाई में। तो इस प्रकार से 4 ये जो है मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 4 महीनों का हमने शेड्यूल अभी अनाउंस कर दिया है। ठीक है, तो इसको प्रयास करेंगे पूरा इसी पे निश्चित रहे, स्थिर रहे। ऐसे एकदम ही कुछ हो गया, जैसे कुछ विश्वकांत हो गया या फिर कुछ ऐसा कुछ हो गया तो फिर बदल सकते हैं, लेकिन अन्यथा यस, इसी को भगवान की इच्छा रहेगी तो इन्हीं दिन पूरा करेंगे इसको। ठीक है, हाँ, तो फिर इस हिसाब से देखिए हम लोग कहाँ तक पहुंचेंगे। मार्च वाले यूनिट में हम लोग तीसरा अध्याय खत्म कर देंगे। फिर अप्रैल में हम लोग 4, 5, 6 यानी 6वें अध्याय तक खत्म होगा। फिर मई में 7, 8, 9 3 खत्म हो गए। और फिर उसके पश्चात जो जून है उसमें 10,
11, 12 और 13 तक खत्म होगा ये, ठीक है। तो 13 तक खत्म होगा। तो हम लोग जैसे प्लान किए थे कि जन्माष्टमी के पहले प्रथम स्कंद को कर पाएंगे, तो वो शायद नहीं होगा। वो ऐसा लग रहा है कब है जन्माष्टमी? अगस्त में है क्या? अगस्त में, ओके। तो फिर हो सकता है, क्योंकि हमारे पास जुलाई का यूनिट है फिर, तो जुलाई में 14, 15, फिर 16, 17, 18, 19, ओके। 19 अगस्त है, ओके। तो जस्ट ऐसे हो सकता है कि एकदम प्रथम स्कंद हो ही रहा है, अंत में आ गए हैं, इस प्रकार से होगा। देखिए बीच में छोटे से अध्याय है 14, 15, ये कुछ बहुत छोटे छोटे अध्याय, इसमें ज्यादा नहीं लगता, लेकिन 16, 17, 18, 19 को समय लगेगा, इस प्रकार से। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा आगे 1-2 महीने से हो जाएगा, लेकिन नियमित रूप से करेंगे तो कोई इश्यू नहीं है, हो जाएगा फिर कंप्लीट एकदम से। तो इस प्रकार से तो ये एकदम आप डेट्स फ्रीज कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए, आपके शेड्यूल बना लीजिए जैसे भी बनाए। अब मैं अभी आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा कि मैंने बदल दी करके डेट्स, नहीं, मैं अभी इसको फिक्स लेके चलूंगा। मेरा भी शेड्यूल इसी प्रकार से मेरा बना दूंगा कि इसी को लेके चलेंगे हम लोग आगे, ठीक। इसमें कभी ऐसा हो सकता है इमरजेंसी के कारण की, क्योंकि कोई बोल नहीं सकता है फ्यूचर कि कोई एक क्लास नहीं हुई, तो फिर अपन वही शेड्यूल मेंटेन करेंगे, है ना? कोई क्लास नहीं हुई मतलब बीच में मान लीजिए 3 मई को क्लास नहीं हुई, ऐसा कभी भी कुछ हो सकता है इमरजेंसी, तो फिर भी अपन वही शेड्यूल मेंटेन करेंगे या उसको एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे? उसी, हाँ, शेड्यूल मेंटेन करेंगे वही, उसको डेट्स को बदलेंगे नहीं। क्या करेंगे हम लोग, अगर दिख रहा है कि कोई एक आध दिन क्लास नहीं हो रही है कोई आवश्यक कारण से, तो फिर ऐसे कुछ कर देंगे कि अन्य दिन आधा आधा घंटा बढ़ा देंगे और उसको कवर कर देंगे। लेकिन हम लोग दिन नहीं बदलेंगे अभी, एकदम हम मंडे टू थर्सडे फिक्स कर देंगे। मानो ऐसा हो भी गया एक क्लास मिस हो गई, तो फिर मैं हर एक कक्षा में आधा आधा घंटा, अभी तो बगैर पूछे ले रहा हूँ आधा घंटा एक्स्ट्रा तब ऑफिशियली जो है ले लूंगा और उसको खत्म कर दूंगा, ठीक है। ऐसे कर देंगे तो जिससे कि फिर शुक्रवार या शनिवार जाने की जरूरत नहीं है। और मैं भी ये इसलिए भी एक कर रहा हूँ कि मैं अभी शनिवार रविवार के दिन क्लासेस लॉन्च कर रहा हूँ, तत्व संदर्भ की क्लासेस प्रारंभ हो रही है, और उसी के साथ साथ संस्कृत व्याकरण की क्लासेस प्रारंभ हो रही है, उसकी भी अनाउंसमेंट मैं अभी करूंगा कुछ समय में। तो इसलिए हम लोगों के पास स्कोप ही नहीं है कुछ और क्लासेस करने का। हर दिन शनिवार और रविवार के दिन संस्कृत की कक्षाएं प्रारंभ होगी मार्च से, और फिर जो आप में से सीखना चाहते हैं उनके लिए तत्व संदर्भ की भी कक्षाएं प्रारंभ होगी हर शनिवार और रविवार शाम को, जिससे कि भागवत के बारे में बहुत गहराई से ज्ञान है चाहिए, तो फिर संदर्भ जो है पढ़ने चाहिए, तो वो इसीलिए संदर्भ भी प्रारंभ हो रहे। तो आने वाले नित्यानंद त्रयोदशी के दिन ये सारे कोर्सेज की अनाउंसमेंट होगी, आप लोगों को भी इस ग्रुप पे डाला जाएगा सारे कोर्सेज की अनाउंसमेंट, ठीक है। तो इसलिए हम लोग शेड्यूल एकदम फिक्स कर रहे हैं, इसको फिक्स शेड्यूल करके चलेंगे आगे, अभी यहाँ से आगे बदलेंगे। तो जी वो तत्व संदर्भ में भी एग्जाम्स होंगे क्या? ठीक है, बताता हूँ मैं वो सब, ओके। तो इस प्रकार से 4 महीने के शिक्षक अध्यापन के दिन और परीक्षाएं फिक्स हो गई, ठीक है। हम लोग इसको लेके चलेंगे साथ ही साथ। तो कृपया अभी कोई भी जो भी आप शेड्यूल बनाना चाहते हैं इसके हिसाब से बना सकते हैं, हमने इसको फ्रीज कर दिया अभी, ओके। आनंद शेष प्रभु, आप कुछ कहना चाहते हैं? प्रभु जी, मैं क्लासेस के लिए और एग्ज़ाम के लिए कह रहा था, शनिवार की जगह ये रविवार हो सकता है क्या? क्योंकि शनिवार को ना थोड़ा सेवा वगैरह रहती है थोड़ा टेंपल में, तो सुबेरे उधर ही टाइम चला जाता है, तो मुश्किल है थोड़ा, मतलब शनिवार को करना। हाँ प्रभु, एकदम ही परेशानी है आपको, तो फिर हम लोग एग्जाम को एक मौका देंगे और एक दूसरा जो उस दिन नहीं कर पाए उनके लिए वो एक विधि है भक्ति वैभव में कि अगर आपका एग्जाम छूट जाता है किसी कारणवश, तो आप और एक दिन एग्जाम होती है उस वक्त लेना है आपको। तो वो जो दूसरा दिन है उस वक्त आपको लेनी ही पड़ेगी, लेकिन वो परीक्षा इस प्रकार से। तो हम लोग कुछ ऐसे अरेंज कर देंगे कि
जो शनिवार को नहीं कर रहे तो वो रविवार को कर सकते हैं। हाँ, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी देने का प्रयास करेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो है वो लोग शनिवार पे जिस दिन रखा है उसी दिन दे दीजिए। अगर आपको हो ही नहीं रहा किसी कारणवश, वो भी पर्सनली मुझे पूछ के बताइए कि क्या कारण है आप नहीं दे पा रहे, तो फिर उसके हिसाब से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ऐसा एकदम रिजिड करके नहीं है वो कि नहीं कुछ हो ही नहीं सकता उसके सिवा, लेकिन अच्छा रहता है एक समय आके फटाफट सबने परीक्षा दे दी तो फिर मैनेजमेंट सिंपल हो जाएगी। ठीक, ठीक है। सुंदर सुन हाँ, और दूसरा क्या हो जाता है, एग्जाम बहुत बार 2-3 बार करनी है ना, तो फिर पेपर्स बनाने पड़ते हैं नए नए। हाँ, तो वो भी एक परेशानी रहती है। आज का पेपर बना दिया और फिर कल भी परीक्षा लेनी है तो फिर वो परेशानी हो जाती है। नहीं तो छात्र बोलेगा अरे कल हो गई है परीक्षा, पूछ लो क्या क्या प्रश्न आए थे। हाँ, ये सब कॉम्प्लेक्सिटी होने लगती है फिर एकदम कि, तो इसलिए ना बेस्ट रहेगा कि एक दिन जिस दिन परीक्षा है उस दिन आप शेड्यूल बना दीजिए। आज ही तारीख बता दी है हमने आपको, तो एटलीस्ट आप उन 4 दिनों को कुछ एडजस्ट कर दीजिए सेवा। आज के दिन आपको अगर पता है अगले 4 महीने की बात, तो फिर आप थोड़ा एडजस्ट कर दीजिए उसको। और ये संभव है, हम लोग अन्यत्र भी ये परीक्षा आदि करते हैं, अन्य बैचेस में भी 60 के 60 लोग एक ही दिन आके उसी स्लॉट में परीक्षा कर देते हैं। कोई बाद में आता नहीं, कोई ऐसा करता नहीं। तो इन जनरल प्रयास कीजिए प्रभु उसके लिए कि आप अभी से आपको डेट्स पता है तो आप बोल दीजिए कि ये डेट्स को एडजस्ट कृपया। सुबह के सत्र में 1.5 घंटे की परीक्षा होती है बस, 50 मार्क की, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, सिंपल सिंपल आंसर्स है उसके। कई लोग 1 घंटे में लिख के ही चले जाते हैं, 1.5 घंटा भी नहीं लगता किसी को एक्चुअली परीक्षा को। ओके, सुंदर केशव प्रभु। हाँ प्रभु मैं पूछ रहा था, जो आपने फरवरी का जो शेड्यूल बताया, तो 28 और 1, 2, 3, 8, 9, 10, तो फरवरी में कोई फर्स्ट यूनिट का कोई एग्जाम नहीं है ना? फरवरी की परीक्षा, फरवरी के महीने में कोई एग्जाम नहीं है। जो मार्च का यूनिट है उसकी परीक्षा की तारीख तो बता दी मैंने आपको, 26। तो मतलब वो परीक्षा की तारीख है, मतलब यही चलेंगे 10 तारीख तक चलेंगे क्लास, मार्च तक, तो उसके बाद बराबर, इसको डायरेक्ट फर्स्ट यूनिट का डायरेक्ट वही एग्जाम होगा। एग्जैक्टली 10 के बाद में, 10 मार्च के बाद में परीक्षा 26 मार्च को। ठीक है, तो 15 दिन मिल रहे हैं आप लोगों को पढ़ने के लिए। ठीक है, ठीक, और अभी भी मिल रहे हैं, अभी से काफी समय है। ठीक है, ओके, तो ओके चलेगा। तो ये इस प्रकार से हमने टीचिंग और क्लोज्ड बुक की परीक्षा का क्लियर कर दिया। अभी देखिए, जिस दिन परीक्षा होगी आप लोगों की, कौन सी परीक्षा, बंद किताब की परीक्षा, तो उस दिन तक आपको उस यूनिट का ओपन बुक जो है सबमिट कर देना है। ओके, उस दिन तक। तो आप उसके पहले भी कर सकते हो, या फिर कई मतलब तुरंत जल्दी भी कर सकते हो, जैसे भी है, लेकिन लास्ट डेट वो है। तो मतलब आप देखिए, क्लोज्ड बुक बंद किताब की और खुली किताब की एक ही डेट है, जो उसके डेडलाइन बोलते हैं कि उस दिन तक करना है करके। ताकि क्या होगा, जब आप परीक्षा को आ रहे हैं तभी उसको लेके आइए और सबमिट कर दीजिए, आसानी होगी आपको भी। और कोई पहले से लिख के रेडी रखना चाहता है तो वो तो बहुत अच्छा है, पहले से लिख के रेडी कर दो और दे दो, पहले ही जैसे यूनिट खत्म हो गया दे दिया ओपन बुक। इस प्रकार से भी कर सकते हो। मतलब इसको कोई उस तारीख के पहले भी चलेगा या उस तारीख को भी चलेगा, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो ये 2 चीजें होती है इसमें। यूनिट के बाद में 15 दिन अगले जो है ना, आपको क्लोज बुक की और ओपन बुक की दोनों की सबमिशन करेंगे आप, और उस हिसाब से चलेंगे तो टाइम टू टाइम फिर अच्छा रहेगा। वो हो सकता है और इतना कठिन नहीं है। अब थोड़ा थोड़ा जब अध्यापन चल रहा है उसी वक्त थोड़ा थोड़ा अगर ओपन बुक का बनाते रहेंगे प्लान, तो आराम से हो सकता है एक्चुअली, कोई कठिनाई नहीं है इसमें। हाँ, ऐसे तो देखिए, अभी पहले यूनिट को तो काफी समय मिल रहा है आपको, क्योंकि पहला यूनिट की परीक्षा जो है डायरेक्ट 26 मार्च को है। तो मैं आज आपको ओपन बुक ये करके एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आप एकदम अगले हफ्ते तक लिख सकते हो, उसको रेडी बना दीजिए। फिर मतलब यहाँ से आगे जब यूनिट एकदम रेगुलर इसमें यूनिट चलते रहेंगे ना, फिर आपको प्रेशर नहीं होगा।
एकदम, क्योंकि फिर यूनिट एकदम धड़ाधड़ खत्म हो जाएंगे, एक के बाद एक, तीन अध्याय करते हुए खत्म हो जाएंगे। इसी साल के अंदर हम लोग द्वितीय स्कंद खत्म करना चाहते हैं, इस टाइप से करना चाहते हैं इसी साल के अंदर। मतलब आप लोगों को लगेगा कि भाई ठीक है, कन्हैया कृष्ण दास का कोर्स भी हो सकता है पूरा, ऐसा लग रहा है। ऐसे नहीं कि पता नहीं पूरा करेंगे कि नहीं है, नहीं, आराम से होगा। देखिए, जुलाई, अगस्त का ज्यादा से ज्यादा सितंबर, और उसके बाद 3 यूनिट्स में द्वितीय स्कंद खत्म हो जाएगा। 1 से 4 अध्याय एक यूनिट में, 5, 6, 7 दूसरे यूनिट में, और 9, 8, 9, 10 तीसरे यूनिट में, फिनिश्ड। तो ये साल के अंत में हम लोग खत्म कर देंगे द्वितीय स्कंद तक, टारगेट ही है वैसा, द्वितीय स्कंद तक। बाकी फिर तीसरा और चौथा अध्याय थोड़ा आराम से चलेगा, क्योंकि उसमें बहुत अध्याय है। तीसरा और चौथा तीसरा और चौथा स्कंद बहुत आराम से चलेगा, क्योंकि थोड़ा उसमें समय लगेगा। फिर 5 और 6 एकदम से फिर से बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरा ऐसा कुछ विचार नहीं है 7 साल का कोर्स बनाना है वगैरह, ठीक है। कुछ भक्तों को लगा कि प्रभु इस टाइप से चलेंगे तो हम लोगों को लग रहा है 7 साल लगेंगे। अरे नहीं लगेंगे, 7 साल बहुत ज्यादा हो गए। ठीक है, 7 साल टीका क्लास को लग सकते हैं, उसमें आपको स्वागत है आपका उसमें। 7 साल जो है। ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, तो इस हिसाब से जुलाई, अगस्त या तो सितंबर तक, और फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के आसपास इस प्रकार से प्रयास करेंगे कि द्वितीय स्कंद खत्म हो जाए ऑलमोस्ट। इस साल के अंत में द्वितीय स्कंद हो जाएगा, तो फिर हम लोग बहुत आराम से बाकी चीजें पूरी कर सकते। बचे हुए 2 साल में 4 स्कंद करने हैं, इस हिसाब से। ठीक है, ओके। तो ओपन बुक के लिए इस प्रकार से रखिए टारगेट कि उसी महीने के क्लोज्ड बुक तक ओपन बुक सबमिट कर देना है। हाँ, इस प्रकार से, हाँ, करना ही है उसको। हाँ, तो आसान है, उसमें कोई कठिन नहीं, बस थोड़ा रेगुलरली चलते रहिए। इसके बाद श्लोका टेस्ट। ठीक है, तो देखिए, पहली श्लोका टेस्ट जो है, जो पहला श्लोक की परीक्षा जो है वो, तो यूनिट जो, मतलब पहले श्लोका की टेस्ट कैसे होती है, देखिए, श्लोका को 4 टेस्ट में डिवाइड किया है, आपने देखा होगा उसमें। जो श्लोक की फाइल है वो दी है मैंने आप लोगों को, राइट। तो श्लोक की फाइल में आप देखिए टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, 4 परीक्षाएं हैं। तो उसमें पहला जो टेस्ट है, पहली जो परीक्षा है, उसमें कितने 22 श्लोक होंगे प्रभु? हाँ, तो 22 श्लोकों की एक ही परीक्षा होगी। 22 श्लोक उस वक्त आपको एक साथ बोलने हैं और उसका अनुवाद भी बोलना है। हाँ, 22 श्लोकों का ऐसे होगा। ऐसे नहीं इस यूनिट में 4 श्लोक, अगले यूनिट में 5 श्लोक, और फिर उसके बाद में 3 श्लोक, ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, आपको भक्ति वैभव के स्तर पे जो श्लोक है वो 22 श्लोकों की एक साथ परीक्षा देनी है, तो उस प्रकार से होने वाला है ये। तो ये जो 22 श्लोकों की पहली परीक्षा जो है वो मैं जुलाई के बाद ही लूंगा, जुलाई के पहले नहीं। तो जो पहली श्लोका टेस्ट है वो हम लोग जुलाई में कर रहे हैं। तो मैं डेट बता देता हूं आपको, क्या डेट है, अभी आप नोट कीजिए। पहली श्लोका टेस्ट की जो ये है, तो जो श्लोका टेस्ट है, देखिए, जुलाई में हम लोग 14 तारीख तक टीचिंग कर रहे हैं, बराबर है। तो 14 को जब टीचिंग खत्म हो जाएगी, तो उसके पश्चात जो उस यूनिट में जो 16-17 है वीकेंड, उस 16-17 के वीकेंड को सबकी श्लोका टेस्ट हो जाएगी। यस, अलग, हाँ, 16 और 17 2 दिन में मिला के सब लोगों की श्लोका टेस्ट हो जाएगी उसमें। तो उसमें क्या है, मल्टीपल, बहुत सारे एग्जामिनर्स रहते हैं, अलग अलग एग्जामिनर जो है हर कोई 4-4 लोगों की टेस्ट लेगा, और ऐसे करके वो कंप्लीट हो जाता है। तो 2 दिन में ही 16 और 17 जुलाई को सबकी पहली श्लोका टेस्ट होगी, इसको नोट कीजिए आप लोग। ठीक, 22 श्लोकों की। यस, ओरल होगी और श्लोका टेस्ट। हाँ, श्लोका टेस्ट जो है मौखिक होगी, लिख के नहीं। आपको एग्जामिनर के सामने बैठ के श्लोका बोलने हैं और उसको
अनुवाद भी बोलना है, एक श्लोक बोलना है उसका अनुवाद, फिर दूसरा श्लोक अनुवाद, तीसरा श्लोक अनुवाद, इस प्रकार से। तो आप ऑनलाइन भी बैठेंगे तो ऑनलाइन भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, ऑनलाइन भी सामने बैठ के ही करनी है। इस टाइप से आपको बैठना पड़ेगा कि जिससे आपके सामने क्या है दिख रहा है, ऐसे। और जो परीक्षक है वो आपकी परीक्षा लेंगे, ठीक है। ये तो बहुत आसानी से किया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग सबकी परीक्षा तो ऑनलाइन भी बैठ सकते हैं, इसमें कोई आने की इधर जरूरत नहीं है। हाँ, ठीक है। तो पहली ओरल श्लोका टेस्ट जो है अनुवाद के सहित वो होगी 16-17 जुलाई, पूरे 22 श्लोक जो है उसको। दूसरी टेस्ट में थोड़े ज्यादा श्लोक है शायद ना, कितने हैं दूसरी टेस्ट में? मुझे श्लोक का जो अर्थ बोलना है ना वो एज इट इज बोलना है कि जो श्लोक में जो कंटेंट दिया है उसके हिसाब से बोला तो चलेगा क्या? ठीक है, यस। श्लोक का जो श्लोक है वो एज इट इज बोलना है। हाँ। श्लोक में आपने यत की भी गड़बड़ कर दी कि उधर यत था, आपने तत् बोल दिया, तो आपका श्लोक में मार्क्स जाएगा कुछ। श्लोक जो है ना, उस श्लोक में बेसिकली कैसा है, हर एक श्लोक जो है उसको 5 मार्क्स अनुवाद को है और 5 मार्क श्लोक को है। तो ऐसे 22 श्लोक है तो आपकी टोटल परीक्षा 220 मार्क की है, मतलब वो आउट ऑफ 220 220 में से आपको हर एक श्लोक के लिए 5 मार्क है, हर एक अनुवाद के लिए 5 मार्क है। तो अगर आप श्लोकों के चारों के चारों चरण एकदम परफेक्ट बोलते हो और साथ ही साथ आपका उच्चारण और वो भी परफेक्ट है तो आपको पूरे 5 मार्क मिलेंगे। हाँ, लेकिन अगर आपने शब्दों में गड़बड़ कर दी उसके, तो फिर आपको एक, जिस चरण में शब्द में गड़बड़ हो गई उसमें 1 मार्क चला जाएगा। ऐसे यद का तद कर दिया तो 1 मार्क कट जाएगा। श्लोक में बहुत पक्का बोलना चाहिए, वैसा का वैसे ऐसे। तो अगर आपने सब कुछ ठीक बोला है तो आपको 5 मार्क फिक्स है श्लोक में, वो कहीं नहीं जाने वाले। ऐसे। और नहीं, पूरे 22। हाँ, पूरे 22 श्लोक बोलने हैं। एग्जामिनर बोलेगा नहीं 22 में से पहला बोलो, छठा बोलो, ऐसे नहीं। हाँ, 22 के 22 श्लोक बोलने हैं, एक के बाद एक। उसको आपको ज्यादा से ज्यादा वो बोल देगा कि हिंट दे देगा कि बोल देगा पहला श्लोक अगर आपने बोल दिया, फिर दूसरा आपको याद नहीं क्या श्लोक है तो बोल देगा क्या तद तद तत्वाग, इतना तक बोल देगा वो, 2 अक्षर बोल देगा वो ज्यादा से ज्यादा। सवई, हाँ बोलो, सवई पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। आगे वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। ऐसे 2 अक्षर आपको बोले जाएंगे, उससे ऊपर नहीं। और नंबर नहीं, केवल श्लोक बोलना है, नंबर नहीं बाबा, ज्यादा हो जाएगा। तो श्लोक बोलना है, तो ऐसा हर श्लोक बोलना है प्लीज। ऐसे मत सोचिए कि टोटल 22 श्लोक बोलने हैं, ऐसे मत सोचिए कि प्रभु जी पूछेंगे 5-6 श्लोक 22 में से केवल, नहीं, पूरे 22 श्लोक बोलने हैं, एक के बाद एक। इसलिए तो हर एक व्यक्ति को 30 मिनट लगता है कम से कम इस टेस्ट में, और ऐसे 4 लोगों का एक एग्जामिनर टेस्ट लेगा 2 घंटे का, ऐसे। तो एक के बाद एक, तो उसका शेड्यूल वेड्यूल सब बताया जाएगा, नो प्रॉब्लम। ये भक्ति वैभव है बाबा, ये ऐसे ही नहीं है कुछ। 22 के 22 श्लोक याद करके आपको बोलने भी पड़ेंगे वो। तो जब अनुवाद बोल रहे हो तो उस अनुवाद में देखिए, आप अनुवाद जो है उसका एक अर्थ वो जो है वो आ जाना चाहिए उसमें, ठीक है। प्रभुपाद जी का एकदम शब्दशः हर चीज कोई बोलता है तो उसको तो 100% मिलेगा फिर। वो 220 में से 220 होगा उसको। ऐसे कई भक्त है पूरा ऐसा याद करके आते हैं ना, इधर का उधर नहीं करते थोड़ा। लेकिन आप वैसा बोलोगे भी नहीं तो नो प्रॉब्लम, आपको उसका उस हर एक लाइन में जो बोला है श्लोक के वो आपने बोल देना चाहिए, परफेक्ट। ऐसा एकदम वर्बैटिम शब्दशः जरूरी नहीं है। ऐसा आप पैराफ्रेज कर दो उसको, आप उसको बोल दो कि ये ओवरऑल श्लोक में क्या बोला है, तो आपको 5 में से 3 मार्क तो मिल ही जाएंगे उस हिसाब से, 3 मिल जाएंगे या 4 मिल जाएंगे ऐसे। लेकिन जो परफेक्ट बोलता है उसको नो प्रॉब्लम। जिसको संस्कृत आती है बहुत अच्छा है, वो तो श्लोक बोले और उस श्लोक का अर्थ अगर समझाने के रूप में भी बोला है, ज्यादा समय मत लेना, लेकिन उसने वैसे बोल दिया, प्रभुपाद जी के अनुवाद के ऑलमोस्ट क्लोज है वो, तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम।
क्योंकि अनुवाद जो है उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर एक्सेप्टेड है, चलेगा, लेकिन श्लोक में बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इस हिसाब से तो अगर आप अनुवाद को याद कर सकते हो वैसा पूरा तो कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। या फिर आपको श्लोक समझा है उसके हिसाब से आप बता दोगे ये पहली लाइन में ये मीनिंग है, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, तो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। यस। हरे कृष्णा। श्लोका टेस्ट में 220 मार्क की जो पूरी टेस्ट होगी जिसमें अनुवाद और श्लोक दोनों बोलना है, तो इसमें क्यूमुलेटिव पासिंग है या इंडिविजुअल श्लोक का क्यूमुलेटिव पासिंग? ओके, क्यूमुलेटिव मतलब सबका सब कुल मिला के पासिंग है इसमें। तो 220 श्लोका जो है मार्क्स टोटल हो गए, तो उसमें सबका मिला के पासिंग है। ऐसे नहीं हर एक श्लोका में नहीं टेस्ट करेंगे आपको, मतलब हर एक श्लोका में आपको 10 में से 6.5 मिलने चाहिए, ऐसा नहीं है। श्लोका का पासिंग कितने का है? 65%। 65%। तो आपको ना पूरे 220 में से 65% मतलब कितने 100 कितने हो गए प्रभु? जो भी हो गया 220 का आप देखिए कितना होता है 65%। तो उतने मार्क्स आने चाहिए पास होने के लिए श्लोका टेस्ट। 143 तो 143 मार्क आने चाहिए 220 में से आप लोगों को अगर श्लोका टेस्ट पास करनी है तो। सब मिला के, ठीक है, हर एक श्लोका में नहीं, सब मिला के। हो सकता है कोई श्लोक आपको याद ही नहीं रहा, पूरा ही ऑफ हो गए तो 0 मिला उसमें, चलेगा, नो प्रॉब्लम, बाकी श्लोकों में कवर होना चाहिए, लाइक ऐसे। तो इस प्रकार से, ठीक है। तो इसलिए इसको इस ढंग से कीजिए कि आप श्लोका टेस्ट में कोई फेल नहीं होना चाहिए। कोई होता नहीं फेल, पिछले बैचेस का भी रिकॉर्ड है, श्लोका टेस्ट में कोई फेल नहीं होता। तो इसलिए आप लोग भी उसी प्रकार से अच्छे से प्रयास करके अच्छे से याद करके आइए। तो अभी इस महीने में श्लोका टेस्ट मतलब ये टीचिंग नहीं है, तो मैं निश्चित रूप से प्रयास करके मैं ये श्लोकों की फाइल बना देता हूँ, ऑडियो फाइल, जिससे कि आप में से कुछ लोगों को लाभ होगा। तो निश्चित रूप से आज 11 तारीख है, तो मैं प्रयास करूंगा कि 20 तारीख तक आपको श्लोका की फाइल दे देता हूं बना के मैं, सारे श्लोकों का गान करके। उसमें श्लोक होंगे, सिर्फ अनुवाद नहीं होगा, स्वाभाविक अनुवाद जो है वो उसमें नहीं करेंगे, सिर्फ श्लोक जो है करेंगे मीटर्स के साथ उसके प्रॉपर। ओके, ठीक है। सुंदर केशव प्रभु कुछ बोलना है आपको? हाँ प्रभु जी, मुझे पूछ रहा था कि ऐसे जो क्लोज बुक के जो क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, तो क्वेश्चन तो भी आप बता देंगे ना, ओपन बुक के? ओपन बुक के, हाँ मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन अभी। और दूसरा वस्तु पूछना था कि प्रभु जी जैसे हमारा कोर्स तो हिंदी में है, तो यदि उसके आंसर हम इंग्लिश में लिखते हैं, क्योंकि यदि हम हिंदी में लिखते हैं तो क्या पेज पे लिखना होता है, तो हिंदी टाइपिंग तो आती नहीं है, तो इसमें काफी सारी चीजें होती है, थॉट्स कई बार एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, तो फिर वो सॉफ्ट कॉपी लिखने में आसान होता है इंग्लिश में। तो यदि उसको इंग्लिश में लिखें पर कुछ थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल यदि मिस्टेक्स होती हैं तो दैट। नहीं, मैं कहूंगा आप हिंदी में कोर्स लिए हो तो आप हिंदी में ही लिखिए, अंग्रेजी में मत लिखिए। एकदम अगर किसी को महाभयंकर परेशानी है उससे तो मुझसे बात कीजिए, लेकिन आप हिंदी में ही लिखिए। आप लिखिए, पेपर पे लिखिए प्रभु, नो प्रॉब्लम। कुछ जरूरत नहीं कि हिंदी टाइपिंग ही करनी है करके, आराम से पेपर में लिख दीजिए। या आजकल तो कितने टूल्स आ गए, गूगल टूल्स आ गया, आप जो बोलते हो वो टाइप करता है। यहाँ तक बात हो गई है कि नहीं? आप बोलोगे और वो टाइप करेगा, स्पीच टू टेक्स्ट, गूगल डॉक्स में वगैरह ये सब टूल्स है, आप लोग देख लीजिए। आप बोलते जाओगे धट 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 टाइप करेगा वो हर चीज, बस बाद में उसको एडिट कर देना। ये बहुत अच्छी चीज हो गई है। मैं तो कई बार क्लास के नोट्स आजकल ऐसे बना लेता हूँ। महत सेवा प्रभु के कृपा से मैं इस चीज को समझा, मतलब उन्होंने अच्छे से बता दिया कि कैसे करना है इसको गूगल डॉक्स में। तो मैं कई क्लास के नोट्स अभी ऐसे बनाता हूँ, सिर्फ आप, और वो इतना फास्ट लिखता है ना, व्यासदेव जी के गणेश की तरह। बस गणेश जो है वो क्या है, गणेश जी को वो गलती कोई भी नहीं होती थी उनकी, निर्दोष था, और ये थोड़ा दोषों से भरा हुआ है कि नहीं? तो इसको थोड़ा एडिटिंग करनी पड़ती है, लेकिन वो कर लेता है काफी कुछ हद तक। और वो जैसे आपका
आप उपयुक्त करते हो शब्दों को, वैसे वैसे उसकी वोकैबुलरी, शब्द संपदा बढ़ने लगती है। जैसे पहली बार मैंने उसको उपोद्घात बोला तो उसने कुछ और ही लिख दिया, उपोद्घात क्या है। तो फिर बाद में उपोद्घात शब्द डिक्शनरी में डाल दिया तो फिर उसके बाद में लेता है। तो बहुत फास्ट लिखता है वो गूगल स्पीच टू टेक्स्ट, इतना फास्ट कि बस काफी, मतलब आप जितने फास्ट बोलोगे उतना फास्ट लिख देगा। आप खुद की टाइपिंग इतनी फास्ट नहीं होंगी ऐसे। जैसे आप बोलते जाओगे, परम सत्य की परिभाषा करते हुए स्वरूप लक्षण एवं तटस्थ लक्षण इन दोनों की उपयोगिता में ये कहा गया है, रेडी, इट इज रिटन लाइक दैट। तो काफी सारे भक्त इस चीज को यूज करते हैं आजकल ओपन बुक में लिखने के लिए। तो आप कृपया इसका उपयोग कीजिए। आप सीख लीजिए, अगर आपको पता नहीं है तो किसी अन्य से ये स्पीच टू टेक्स्ट, या फिर ट्रेडिशनल लिखिए पेपर पर, नो प्रॉब्लम, ये भी कर सकते। हाथ से लिख के उसको स्कैन करके भेजना पड़ेगा आप लोगों को, जो भी हमारे मतलब ऑनलाइन स्टूडेंट है उनको, और जो भी यहाँ है वो हाथ से लिख के आके सबमिट कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, कुछ परेशानी नहीं। इंग्लिश में नहीं लिखना है ना प्रभु जी? हाँ, इंग्लिश में नहीं चलेगा, इंग्लिश में नहीं लिखना है। इंग्लिश में मत लिखिए प्रभु, हाँ, क्योंकि ये इंग्लिश बैच नहीं है ना, तो फिर हम लोगों को परीक्षक भी उसी प्रकार से ढूंढने पड़ते हैं, फिर परेशानी हो जाती। हाँ, फिर इंग्लिश का कोई बोलेगा, फिर कोई बोलेगा मराठी में लिखे, चलेगा क्या? कोई बोलेगा मलयालम में, बांग्ला में, बहुत कुछ शुरू हो जाता है फिर ऐसे। तो आप तो अच्छा हिंदी, आप अच्छी हिंदी बोलते हो, आप तो हिंदी भाषिक हो, आप लिखिए आराम से हिंदी में, नो प्रॉब्लम ऐसे। ओके, सुकुमारी ललिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन, ये जो श्लोका वाला आप बता रहे थे प्रभु जी, उसमें जो श्लोका को सीक्वेंस में जैसे दिया हुआ है उसी सीक्वेंस में हमें याद करना होगा एग्जैक्टली, मतलब कि जरूरी नहीं, आप श्लोका को बस याद कर लीजिए। आपको उसके बाद में कौन सा श्लोक है ये याद नहीं आ रहा है तो आप परीक्षक को बोल दीजिए, वो हिंट दे देगा आपको। परंतु बोलना एक साथ ही है 22, मतलब सीक्वेंस में ही। हाँ, यस, वो बोलने हैं सीक्वेंस में ही, लेकिन देखिए मतलब आपने जैसे बोलते हुए श्लोक पहला बोल दिया, दूसरा बोल दिया, तीसरा बोल दिया, आपको याद नहीं आ रहा है सब, मानिए चौथा, तो फिर आप बोलिए कि आगे दूसरा, मतलब अगला वाला श्लोक आपको फिर उसका हिंट दे देंगे, आप बोलते जाइए। और फिर अंत में श्लोका टेस्ट वाला एक बार आपको पूछेगा कि वो जो श्लोक रह गया है उसको आपको प्रयास करना है। वो आप बोलेगी हाँ नहीं वो याद आ रहा है तो बोलिए, नहीं आ रहा है तो फिनिश्ड, क्लोज हो गई टेस्ट ऐसे। तो प्रभु जी, वो जो मीटर से जो ट्यून जो होती है वो बहुत सही से हम बोल नहीं पाते हैं, तो वो ट्यून जरूरी है कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए? हाँ, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। आप मीटर अगर कर सकते हो बड़ी अच्छी बात है, मानिए मीटर नहीं कर सकते तो नो प्रॉब्लम, चलेगा। श्लोक को वहां पे मार्क्स है, कभी गलत हो गया मीटर्स तो भी इतनी परेशानी नहीं, ठीक है। 5 में से आपको 4.5, 4, 5 मिल ही जाएंगे। मतलब अगर परफेक्ट श्लोक बोल दिया है तो फिर मार्क्स कटेंगे नहीं फिर वहां पर। मीटर्स थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, नो प्रॉब्लम, बट चल जाएगा उतना, ठीक है। ओके, थैंक यू। इसलिए ही उस हिसाब से ही किया है कि 4 मार्क्स जो है ना, आपने श्लोक सही बोल दिया और अनुवाद जो है उसमें भी 4 मार्क्स अगर सही सही ऑलमोस्ट आ गया तो 8 मार्क फिक्स है उस व्यक्ति के। लेकिन जिसने परफेक्ट मीटर भी बोल दिया और जिसका उच्चारण भी एकदम परफेक्ट है वो तो 10 के 10 मार्क्स मिलेंगे उसको पूरे, इस प्रकार से, लाइक दैट। लेकिन आपने पूरा निर्दोष श्लोक और निर्दोष अनुवाद भी बोल दिया तो भी 80% मार्क्स तो कहीं नहीं जाने वाले, वो तो मिलने ही मिलने वाले 100%। हाँ, ओके, महायोगी प्रभु। हाँ प्रभु जी, ऑनलाइन वाले इधर ऑफलाइन आके एग्जाम दे सकते हैं ना? हाँ, दे सकते हैं। ऑफलाइन एग्जाम तो सबसे बढ़िया चीज है, बेस्ट तो वही है कि जो ऑनलाइन है वो ऑफलाइन आके एग्जाम दीजिए, आपको भी परेशानी नहीं होगी। वो कैमरे लगाने, हाँ, वो डिवाइस के सामने बैठ के एग्जाम वगैरह, उससे अच्छा यहाँ आके दीजिए। लेकिन जो इस शहर के बाहर से है, अन्य अन्य राज्य से है, वो नहीं कर पाएंगे, तो वो तो उनको फिर परीक्षा इसी प्रकार से लेंगे, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसे। ओके, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से श्लोका टेस्ट बंद किताब हो गया। अभी मैं वो जो खुली किताब की परीक्षा है उसके बारे में तुरंत एक 15-20 मिनट बात करूंगा, फिर हम लोग अंत करेंगे। तो जो परीक्षा है हमारी
खुली किताब की परीक्षा, तो उसका प्रश्न देखिए कौन सा है। तो ये प्रश्न है उसमें से प्रश्न संख्या 3, हाँ, जो आप मेरी स्क्रीन में देख रहे हो, ठीक है। जस्ट अ मिनट, देखिए खुली किताब मूल्यांकन प्रश्न, हाँ, इस आगे वाले यूनिट्स के सारे आगे वाले यूनिट का छात्र पुस्तिका भी हम लोग तैयार कर ही रहे। इस महीने के अंत में आपको छात्र पुस्तिका आगे 3-4 यूनिट की छात्र पुस्तिका दे देंगे, पूरे ही प्रथम स्कंद की बन रही है। तो मूल, क्योंकि सबसे जरूरी तो यही है कि खुली किताब के प्रश्न और जो बंद किताब के प्रश्न है वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको क्या किया, जो प्रश्नों को है उसको अलग से निकाल के उसको पहले दे रहे हैं हम लोग, ताकि आपको सारे प्रश्न पता चल जाए पहले, फिर बाकी अन्य चीजों को फिर से अलग से दे देंगे, ठीक है। तो इसी महीने के अंत तक, इसी महीने के में भी अगले हफ्ते के अंत तक प्रयास करेंगे कि यूनिट 2, 3, 4, 5, 6 सबके प्रश्न आपको दे रहे, खुली किताब के भी और बंद किताब के भी, ऐसे। तो इस यूनिट के, जो कि मार्च के अंत में आपसे अपेक्षित है खुली किताब का, तो इसके लिए प्रश्न देखिए कौन सा है। ये तीसरा प्रश्न है। क्या प्रश्न है? श्लोक संख्या 1, 1, 2, 5, 8 और 1, 2, 2 तथा 3 के संदर्भ में श्रीमद् भागवत को ठीक से श्रवण और प्रवचन के लिए आवश्यक पात्रता यानी योग्यताओं की पहचान करें और बताइए कि उपरोक्त गुणों और योग्यताओं को विकसित करने की कोशिश में आप कैसा महसूस करते हैं। साथ ही साथ इन चुनौतियों को दूर करने के लिए आप कैसे योजना बनाते हैं। देखिए, खुली किताब परीक्षा का प्रयोजन है कि आपका विषय की जो आपकी समझ है उसको देखना चाहते हैं उसमें, साथ ही साथ अनुशीलन कैसा करना है जीवन में, ये बहुत बड़ा प्रयोजन होता है इसमें। जो खुली किताब है ना, उसमें अनुशीलन, एप्लीकेशन जीवन में कैसे उतारना है उसको, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें देखते हैं हम लोग। इसलिए बंद किताब परीक्षा तो ठीक है, आपको प्रश्न पता है और हर कोई ढूंढ के उत्तर लिख देगा, लेकिन वास्तविक बुद्धिमत्ता तो खुली किताब परीक्षा में समझती है। कौन छात्र कितना बुद्धिमान है, ये एक्चुअली हम लोग खुली किताब परीक्षा से जज करते हैं। कैसा लिखा है उसमें, कितने हद तक उसको समझ है विषय की और उसको कैसे अनुशीलन करना है, ये समझता है करके। समझ रहे हो इस चीज को? तो इसलिए मैं कहता हूं कि देखिए, बंद किताब परीक्षा तो केवल आपके स्मरण शक्ति का कसौटी है कि नहीं, लेकिन खुली किताब परीक्षा यानी कितनी बुद्धि है, कितना उसको लेके दुनिया में, इस जगत में देखने का आपका शास्त्र चक्षु कितना विकसित हुआ है, ये सब जो है खुली किताब में समझता है। इसलिए इसमें 60% की पासिंग है, 65 नहीं है, 60% उत्तीर्ण होने के लिए रखे, थोड़े कम रखे हैं, क्योंकि जरूरी है इसमें कि जैसे थोड़ा बहुत विचार करके लिखना पड़ता है इन चीजों को, ऐसे ही लिख नहीं पाएंगे। तो इसको लिखते हुए कुछ चीजों को, आपको सूचनाओं को ध्यान में रखना चाहिए, जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो कृपया आप इनको ध्यान से सुनिए और आप इसको याद भी रखिए, नोट करके लीजिए जब मैं बता रहा हूँ ये खुली किताब परीक्षा के जो सूचनाएं है वो, ठीक है। देखिए मेरी स्क्रीन में देखिए, ये जो खुली किताब परीक्षा है, तो इसमें ना कुछ मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है लिखते हुए। आपने भक्ति शास्त्र में भी लिखा होगा इसको, नो प्रॉब्लम, आपको पता ही है चीजें, लेकिन तो भी यहाँ पर कुछ हद तक मैं थोड़ा गहराई से भी बताना चाहूंगा। और दूसरा, जिन्होंने ऐसे ही लिखा था भक्ति शास्त्र में, ज्यादा जानते नहीं थे, तो उनको भी इस चीज को
समझ के लेना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज, जब आपको कोई प्रश्न दिया है ना, तो उस प्रश्न में हो सकता है प्रश्न के अंतर्गत कुछ प्रश्न है 2-3, तो अंतर्गत प्रश्नों को सारे अच्छे से पढ़ के समझना है। जो सब क्वेश्चंस होते हैं उन सारे सब क्वेश्चन को आपको आंसर करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कुछ तो बस समझ लिया ऊपर से, और ऐसा नहीं। इनसाइड उस प्रश्न के अंतर्गत जो प्रश्न है एक एक है, मानिए 3 प्रश्न है उसमें, तो तीनों प्रश्नों को उत्तर देना चाहिए आपने। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें क्या है। हाँ, ठीक से श्रवण और प्रवचन के लिए पात्रताओं की पहचान करें, ये पहली चीज हो गई। आपको श्रवण की पात्रताओं को इस श्लोकों के माध्यम से समझना है, और प्रवचन की पात्रताओं को भी इन श्लोकों के माध्यम से आपको बताना है कि क्या है वो पात्रताएं। तो इसमें इस क्वेश्चन में श्रवण की पात्रताएं, फिर प्रवचन की पात्रताएं, मतलब प्रवचन बोले तो प्रवचन करने वाले की, जो श्रवण कर रहा है और प्रवचन कर रहा है, इसकी क्या पात्रताएं होती है उस व्यक्ति को। तो ये टॉपिक आया है ना इसमें, धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र में आया है, इसकी चर्चा आपको याद होगी। 5 और 8 में तो निश्चित रूप से आए। त्वया खलु पुराणानि सेइतिहासानि चाणक्य अख्यातानि अपि अधीतानि धर्मशास्त्रानि यान्युत। फिर बहुत महत्वपूर्ण है उस विषय में एक्चुअली, क्यों सुत गोस्वामी जो है ऐसे व्यक्ति बने कि जो बोल सकते हैं बहुत अच्छे से। तो उस संदर्भ में एक स्पीकर, एक प्रवचनकार और एक श्रवण करने वाला श्रोता, प्रवचन करने वाला वक्ता, प्रवचनकर्ता, इन दोनों की पात्रताओं को आपको समझ के उनको लिखना है। और आगे बोलिए, और बताइए कि उपरोक्त गुणों और योग्यताओं को विकसित करने की कोशिश में आप कैसा महसूस करते हैं। साथ ही साथ इन चुनौतियों को दूर करने के लिए आप कैसे योजना बनाते हैं। 3 सब क्वेश्चन है इसमें, तो हर एक को अच्छे से लिखना है आपको। श्रवण की पात्रता, प्रवचन करने की पात्रता, उसके बाद में क्या है, यस, इन गुणों को, योग्यताओं को विकसित करने की कोशिश में आपका क्या अनुभव है। आप मतलब आपके जीवन में आप क्या कमी महसूस करते हो, कि सोचते हो कि नहीं भाई ये श्रोता और वक्ता के गुण तो मेरे में है, मुझे जरूरत नहीं कुछ विकसित करने की, मैं तो परफेक्ट हूं। ऐसा लगता है आपको, कि आपको लगता है कि नहीं मुझे इसमें से कुछ गुण जो है विकसित करने हैं, कितनी हद तक विकसित हुए, कितनी हद तक नहीं हुए। ओके, तो ये जो आप महसूस करते हो कैसे, या ये जो अनुभव है, इन अनुभवों को आपको आपके जीवन को देखते हुए लिखना है कि कितनी हद तक इस विषयों को आपके जीवन। तो इसमें थोड़ी सापेक्षता है, इसमें हर एक के अपने अपनी सब्जेक्टिविटी होगी। तो थोड़ा सब्जेक्टिव उत्तर होता है ये, इसलिए इसमें देख भी सकते हैं कि व्यक्ति की सोच कहाँ तक है एक्चुअली, कितनी गहराई तक व्यक्ति की सोच है। तो इन गुणों और योग्यताओं को विकसित करने की कोशिश में आप कैसा महसूस करते हो। जब आप इसको प्रयास कर रहे हो करने के लिए, तो आपका क्या अनुभव है, या आपने कभी प्रयास किया ही नहीं इन गुणों को विकसित करने का। ये सब चीजें जो है आपकी, अगर कर रहे हो तो आप कितने किस प्रकार से कर रहे हो, सब। साथ ही साथ इन चुनौतियों को दूर करने के लिए आप कैसे योजना बनाते। ये चौथी चीज है इसमें। चुनौतियां जो है, ये क्वालिटीज, ये पात्रताएं जो है उसको अर्हित करने के लिए, अर्जित करने के लिए आप जो चुनौतियां देखते हो, तो उस चुनौतियों पे आप क्या समाधान जो है उसको सोच रहे हो, ये बोलना है आपको। जैसे मैंने कहा कि मानिए एक वक्ता जो है, उस वक्ता को क्या होना चाहिए, उस वक्ता को बहुत जरूरी है कि परंपरा में सुनना चाहिए, उसने सुना होना चाहिए। तो इस परंपरा में सुना होना, इस चीज को आपके जीवन में आप कैसे देखते हो, आपने कितनी हद तक, आपका क्या विचार है। तो आप कहते हो कि हाँ भाई मैंने परंपरा के माध्यम से ज्यादा श्रवण नहीं किया है, तो मैं प्रयास करना चाहता हूं कि परंपरा के माध्यम से पहले सारे ही विषय वस्तु को बहुत अच्छे से सुन लूं। मेरा थोड़ा इस प्रकार का रहता है कि परंपरा के श्रवण को
सुनने की बजाय मैं अपने ही मन से कुछ विचार से बोलने का ज्यादा प्रयास करता हूं, जो कि एक दोषपूर्ण चीज है। तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि परंपरा से सुनने का ज्यादा से ज्यादा सारे विषय पर ज्ञान जो है अर्जित कर लूं। तो इसमें क्या चुनौती है? तो बोलिए आप, क्या चुनौती है? आप इसमें ये चुनौती है कि मेरे पास व्हाटएवर कि परंपरा से सुनने के लिए ज्यादा समय नहीं दे पाता हूं। तो क्या समाधान कर रहे हैं आप? समय नहीं दे पा रहे तो आप बोलिए जो भी आप समाधान करना चाहते हैं। या फिर अन्य प्रकार की चुनौतियां हो सकती है। मैंने एक प्रकार की चुनौती कही। दूसरी चुनौती हो सकती है मुझे रुचि ही नहीं है सुनने में। हाँ, तो फिर आप कैसे रुचि उत्पन्न करना चाहते हो? या फिर अन्य प्रकार की चुनौती होती है कि जब भी मैं श्रवण करता हूं तो नींद आती है, लय होता है या विक्षेप होता है, तो किस प्रकार का? भूल जाता हूं। यस, सुनता हूं बहुत लेकिन भूल जाता हूं। तो इस चुनौती को आप कैसे समाधान कर रहे हो? इस प्रकार से इस विषय को अच्छे से आपको 4 सेक्शन में लिखना है। समझ रहे हो? तो जो इस प्रकार से इसको लिखेगा, हर सेक्शन को एड्रेस करना है। ऐसे मत सोचना हाँ इसमें क्या बोला है। प्रवचनकार के लिए श्रवण और श्रोता और वक्ता की पात्रताएं बड़ बोल दी, कितनी 20 पात्रताएं दोनों की, और खत्म। अरे आगे कुछ पूछा था और वो कौन लिखेगा? उन गुणों को विकसित करने की कोशिश में आपका क्या अनुभव है? उस चुनौतियों को आप कैसा दूर करना चाहते, ये कौन लिखेगा? चले गए ना धड़ धड़, उसमें मार्क्स चले गए आपके, फिर फेल हो जाएंगे आप, 100% फेल हो जाएंगे उसमें फिर ऐसे। तो इसलिए हर एक प्रश्न को बहुत अच्छे से यहाँ पे लिखिए, अच्छे से पढ़िए उसको, क्या पूछा है उसमें। उसमें सब क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा। कोई प्रश्न ऐसा नहीं होगा ओपन बुक में जिसमें ये अंतर्गत प्रश्न जो है उसके सब क्वेश्चन जो है वो होंगे ही। तो उस हिसाब से उसको लिखना है, ठीक है? तो ये बात है। तो ये फंडामेंटल पहला मुद्दा है इसमें। इसको मैं कहूंगा कि मतलब पहली चीज है ये कि प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, बगैर प्रश्न पढ़े उत्तर लिखने के लिए मत दौड़िए। प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है? अभी प्रश्न का उत्तर जब आप लिख रहे हो ना, तो 3 घटक में लिखना चाहिए। पहले विषय का परिचय दीजिए, उसके बाद में मूल विषय वस्तु है उसको चर्चा कीजिए, और अंत में इसका जो निष्कर्ष है वो दीजिए। कोई भी ओपन बुक आप लिख रहे हो ना, खुली किताब, तो इस शैली को अपनाइए। अभी परिचय, विषय वस्तु, निष्कर्ष, ठीक है? तो परिचय में आप पहले उस विषय को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दीजिए। कितना 3-4 लाइन बस हो गई। परिचय ऐसे नहीं, परिचय 800 शब्दों में परिचय। पूरे आपके जो ओबीए है, पूरा जो आपका खुली किताब का ये प्रश्न है, उसको मैक्सिमम आप कितने शब्दों में लिख सकते हो? 800 लिमिट है इसका, कम से कम 600। तो इसके बीच में आपको ये शब्द जो है लिखने हैं। शब्द संख्या इसकी है ना, इतनी होनी चाहिए, 600 से 800। आपने 800 के आगे लेके गए इसको, देखिए 820 830 तक ठीक है, मैं मान लूंगा, नो प्रॉब्लम। जहां आपने 850 के आगे वगैरह लेके गए तो आपका मार्क्स जाने लगेगा। हर कुछ बड़े हुए शब्दों के लिए, जैसे 100 शब्दों के लिए 1-1 मार्क कटते जाएगा, ऐसे। तो भले ही आप बहुत महाधुरंधर लेखक हो, लेकिन आपको 800 शब्दों में लिखना है उसको, है कि नहीं? मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता थी। वाग्मिता किसे कहते हैं? मिता वाक। वचम वचो ही कौन सी? मितम च सारम च। मितम मतलब चुनिंदा शब्दों में लिखी है, और सारम पूरा पूरा सार है। इसको कहते हैं वाग्मिता, एलोक्वेंस अंग्रेजी में। एसेंशियल ट्रूथ स्पोकन कंसाइजली इज नोन एज ट्रू एलोक्वेंस। तो इसका कृष्णदास कविराज गोस्वामी कोट करते हैं इसको। तो मितम रखो भाई, और सारम भी रखो। ऐसे नहीं कि चुनौती बता रहे, क्या मुझे बहुत चुनौती है बड़ी सुनने में, कि मुझे नींद आती है। एक्चुअली और नींद क्यों आती है? तो क्या मैं बचपन से ऐसे ही था? बचपन में मुझे कहाँ चला गया टॉपिक? अरे वहां पूछा क्या है, तुम बोल क्या रहे हो दुनिया भर की चीज। तो ऐसा नहीं लिखते हैं ओबीए में। बस जितनी चीज पूछिए उतनी लिखो। नहीं तो कई बार हमें लिखने की आदत नहीं होती है,
बोलने की तरह हम लिखना अगर करेंगे ना, बोलते हुए आप बोल सकते हो, कितने भी शब्द होते हैं आपके पास, कोई आपको बोलेगा नहीं 800 शब्दों में बोलो लेकिन लिखने में वो है। तो 600 से 800 शब्दों में ही इसको रखिए भाई, ज्यादा इसको मत बढ़ाइए। आप ज्यादा इसको 900, 1000, 2000 शब्द करोगे ना तो बहुत मार्क्स चले जाएंगे आपके। हाँ, बहुत मार्क्स कट जाएंगे, फिर बाद में बोलना नहीं अरे कैसे फेल हो गया मैं। हाँ, एक बार एक भक्त ने 2400 शब्दों का ऐसे लिखा था, 800 का लिमिट में 2400। करेक्ट। तो मैंने बोला कि आगे के 3 ऐसे जो है उसका क्या होगा, तूने तो इसमें ही लिख दिया, तो उसके पास वर्ड्स ही नहीं है। तो बोला तुझे ऐसा लिखना है कि बगैर कोई शब्द यूज करके उसको, क्योंकि तुमने 800 शब्द यूज कर लिया ऑलरेडी। बगैर शब्द को, यार क्या है फिर, समझा गए। तो ऐसे नहीं, क्या 800 शब्द जो है उसको उसमें ही लिखिए। देखिए इसको मैं चेक करने वाला हूँ, वो भी है, तो इसलिए आपको समझा रहा हूँ। मैं खुद चेक करने वाला हूँ आप लोगों का, वो भी है। तो बिल्कुल इसमें मैं कुछ भी मंजूर नहीं करूंगा गड़बड़। अगर आप गड़बड़ करोगे इतना बता के भी, तो फिर गए काम से। तो अभी जो लिखने वाले हैं पेन से, मैं नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप एक एक शब्द काउंट करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 कितना, 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं बोल रहा मैं। आप एक लाइन में आप कितने शब्द लिखते हो, 8 शब्द। ऐसे कितनी लाइन है, 30 लाइन है, तो 240 हो गए इस पेज पर, अगले पेज पर 240, उसके अगले पेज पर 240, हो गए 720, खत्म। 3 पेजेस में आपका खत्म हो जाना चाहिए इस प्रकार से। तो आपके हिसाब से आप देखिए, नो प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत आगे पीछे उतना चलता है, इसलिए मैंने बोला ना 800 की जगह 850 तक भी जा रहा है तो नो प्रॉब्लम, कुछ बोलेंगे नहीं आपको कोई। 850 तक भी चला गया तो नो इश्यूज। लेकिन आपने जहां 900 वगैरह क्रॉस करना चालू कर दिया तो फिर आपके मार्क्स चले जाएंगे, नो डाउट, पक्का चले जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सबसे बढ़िया तो रहता है कि सॉफ्ट कॉपी में लिखिए, उसमें तो सीधी शब्द की संख्या दिख जाती है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो उस चीज को तो ठीक है, फिर आप पेपर पे लिखिए, फिर लेकिन रूल्ड पेपर पे लिखिए, जिससे कि आपको एक अंदाजा आएगा कि कितने मेरे शब्द है और कितना ये है करके। तो ऐसे मत सोचिए कि जो एग्जामिनर है उसको क्या समझेगा कितने शब्द है करके। वो समझ जाता है देख के कितना है करके ये। और दूसरा और एक प्रकार से समझता है, क्यों? क्योंकि आपको ऊपर जो पेपर है उसके ऊपर आपके प्रश्न के उत्तर की संख्या लिखनी है, आपको ही लिखनी है खुद को, शब्द संख्या। जो आपने उत्तर लिखा है ना, उस उत्तर का जो पहला पेज है उसमें आपका नाम लिखिए और नाम के नीचे शब्द संख्या भी लिखिए। तो इस सब चीजों को नोट कर रहे हैं ना आप लोग? हाँ, नोट कीजिए इसको, बाद में मुझे बोलना नहीं कि प्रभु ये मैं बताया नहीं या मैंने सुना नहीं। ये जो राइट कॉर्नर में नाम लिखिए खुद का, और साथ ही साथ शब्द संख्या कितने, आपके उत्तर की कितनी शब्द संख्या है वो। यहाँ पे 600 to 800 ऐसे मत लिखिए, वो मुझे पता है, मुझे क्यों बता रहे हो उसको। शब्द संख्या जो है आपके उत्तर की, नहीं ये सब होता है, मैं बता रहा हूँ, इसलिए ये 600 to 800 लिखा लोगों ने, जैसे मुझे एजुकेट कर रहा है। तो आपका नाम और आपकी शब्द संख्या लिखिए, ठीक है। तीनों पेजेस की मिला के टोटल, ये शब्द संख्या है कुल मिला के सारे उत्तर की। उसमें 4 पेजेस लगा दिए, 5 पेजेस, वो तो आपके फॉन्ट के ऊपर है। आप कितना बड़ा फॉन्ट करते हो। तो फॉन्ट भी है, जरा ढंग का रखिए, एकदम ऐसे मत लिखिए कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा कोई सब 6x6 विजन कितने रहती है, हाँ 6x6 वाले ही है ज्यादातर, तो इसलिए बहुत बड़ा ऐसा ये जरूरी नहीं इतना बड़ा फॉन्ट लिख दिया, कुछ ऐसा नहीं। तो जो हिंदी में लिख रहे हैं वो कोकिला फॉन्ट यूज कीजिए। तो जो इसमें लिखते हैं सॉफ्ट कॉपी में कोकिला लिखिए, या ज्यादा से ज्यादा फिर श्रीलिपि वगैरह अगर आप जानते हो तो। श्रीलिपि भी काफी अच्छा। मंगल, अपराजिता, कोकिला, श्रीलिपि ये स्टैंडर्ड है। तो मंगल भी इतना ठीक नहीं है, ओके है। कोकिला इज गुड।
श्रीलिपि, श्रीलिपि तो बहुत अच्छा है, श्रीलिपि स्टैंडर्ड है एकदम, हमारे वेदाबेस का श्रीलिपि है जो देवनागरी का है वो। तो अगर आप लोगों को ये पता नहीं है फॉन्ट्स वॉन्ट्स, तो कोई जानकार व्यक्ति को पूछ लीजिए जो भी जानता है इस चीजों को, और वो आप बता देगा आपको कि कैसे किया जाता है फॉन्ट लेके। तो काफी बार मैं खुद भी कोकिला यूज करता हूँ या तो श्रीलिपि, तो ये दो काफी अच्छे फॉन्ट्स है, तो इसको यूज कीजिए। और इनका आप देखिए, जैसे एक जो नॉर्मल पेज है उस पेज के हिसाब से कितना आता है कोकिला का स्टैंडर्ड? यस प्रभु। हाँ, लेकिन साइज क्या होती है कोकिला फॉन्ट की? साइज 14 ओके। प्रभु जी एक्सपर्ट है विजय केशव प्रभु, तो विजय केशव प्रभु को पूछिए आप लोग, प्रभु जी काफी एक्सपर्ट है इन चीजों में। तो जो भी आपको सहायता चाहिए कृपया विजय केशव प्रभु से पूछ लेना, हमारे कोर्स के वो बैच के कोऑर्डिनेटर भी है वो। हाँ, तो और फिर कोई हस्ताक्षर से लिख रहा है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हस्ताक्षर में लिख रहे हैं तो चलेगा ही चलेगा, कुछ इशू नहीं है। तो जो भी शब्द संख्या है एक अंदाज से बता दीजिए अप्रोक्सीमेटली, करीब करीब कितना आ रही है वो शब्द संख्या, उसको लिख दीजिए, ठीक है। ओके, तो हर एक प्रश्न जो है उत्तर लिखते हुए पहले ऊपर प्रश्न लिख दीजिए और फिर उत्तर प्रारंभ कीजिए, ठीक है। तो प्रश्नों को भी लिख दीजिए, वो प्रश्नों का जो शब्द संख्या है उसको कोई काउंट नहीं करेगा, डोंट वरी, वो इतना जरूरी नहीं। प्रश्न के शब्दों को हम लोग नहीं देखेंगे, उसमें गणना नहीं करेंगे उसकी, केवल उत्तर, ठीक है। तो उत्तर में परिचय जो है आपको एक ज्यादा से ज्यादा कितना देखिए 3-4 लाइन में लिख दीजिए, मतलब कितने 30 शब्दों में आपने परिचय कर दिया कुछ। निष्कर्ष 30 या 40 शब्दों में निष्कर्ष कर दीजिए। और विषय वस्तु यानी जो मेन प्रश्न पूछा है इसको पूरा पूरा आपका शब्द संख्या जो है उसको उपयोग कर लीजिए। जो भी 750 शब्द है करीब करीब वो सारा इसमें लगा दीजिए विषय वस्तु में, ठीक है। परिचय को किस प्रकार से लिखना है, देखिए सिर्फ विषय को परिचित बना दीजिए। अभी जैसे ये विषय है तो बोल दीजिए कि भक्ति के 9 अंगों में श्रवण एवं कीर्तन अंग का बहुत महत्व कहा गया है, तो इस अंगों के अपेक्षित गुणों को श्रीमद् भागवत के इस प्रथम स्कंध में बड़े ही सटीक रूप से श्रील सूत गोस्वामी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। बस हो गया परिचय, और कितना लिखना है, या कुछ और इंटरेस्टिंग परिचय करना है तो कीजिए, लेकिन कम से कम शब्दों में। ऐसे प्रभुपाद जी का कुछ कोट डाल दीजिए परिचय में, ऐसे श्रवण जो है भक्ति का प्राथमिक अवस्था है। सब श्रवण जो है दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल फेज ऑफ भक्ति और फंडामेंटल लिम्ब ऑफ भक्ति। तो प्रभुपाद हमेशा ही श्रवण और कीर्तन पे जोर देते थे, बस हो गया। तो इस प्रकार से तो परिचय जो है ना वो विषय को शुरू कर देता है बस कुछ। तो इसको मैं बोल रहा हूं कि एकदम सिंपल ढंग से लीजिए। कुछ कुछ लोग बड़े इंटरेस्टिंग वे में रोचक रूप से भी परिचय करते हैं। कैसे परिचय करते हैं, जैसे कोई इंसिडेंट से, घटना से, ऐसे तो घटना से, लेकिन वो 3-4 लाइन में जम जाना चाहिए घटना, ऐसा। वो घटना के द्वारा, क्योंकि अलग अलग प्रकार के प्रश्न होते हैं ना, ऐसे क्यों भगवान ऐसे करते हैं, मुझे प्रश्न पूछा किसने तो भी पूछा, और ऐसा करके आपने शुरू कर दिया उसके परिचय को, तो फिर आप बोलोगे कि भगवान किस जीव के मतलब जीव के जो आत्मा है या जीव है उसके जीवन में दुख का क्या कारण है, इस विषय के ऊपर श्रीमद् भागवत के इस अध्याय में बहुत सुंदर निरूपण किया गया है। तो उसके पहले आपने एक इंसिडेंट बोल के उसको खोला टॉपिक को, ऐसे ये विषय में नहीं बोल रहा, कोई और अन्य प्रश्न में इसको, तो ऐसे तो काफी इंटरेस्टिंग वे में लिखते हैं लोग कई बार चीजें। तो परिचय में आपका है वो परिचय, आपको जैसा परिचय करना है कीजिए, लेकिन बस इतना है कि उस विषय को आप उसमें परिचित बना दीजिए, उसको बताइए कि हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें और कौन से सेक्शन को रेफर कर रहे हैं, ये चीज आनी चाहिए उधर, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं और कौन से सेक्शन को रेफर कर रहे हैं इसमें। फिर उसके बाद में विषय वस्तु,
तो विषय वस्तु में जो जो सब क्वेश्चन है ना विषय वस्तु के, उस हर एक सब क्वेश्चन के लिए एक एक टाइटल बना दीजिए। टाइटल क्या बोलेंगे टाइटल को? शीर्षक। हाँ, शीर्षक। हर एक सब सेक्शन के लिए एक शीर्षक बना दीजिए। हाँ, शीर्षक 1, शीर्षक 2, और उस हिसाब से उस शीर्षक के नीचे लिखिए चीजें। हाँ, ऐसे जैसे पहला शीर्षक क्या होगा? हाँ, श्रवण के लिए पात्रताएं, श्रवण की पात्रताएं या श्रवण के लिए आवश्यक गुण। ऐसा देखिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं आपको इतना समझा रहा हूं, आगे कभी नहीं समझाऊंगा इतना, ठीक है? केवल इस प्रश्न में समझा रहा हूं, आगे तो आपको समझना है क्या लिखना है क्या नहीं। हाँ, तो श्रवण के लिए आवश्यक गुण, उसी प्रकार से उसके नीचे प्रवचन के लिए आवश्यक गुण या पात्रताएं जो भी पूछा है वहां, फिर उस श्रवण के लिए आवश्यक गुण के नीचे वो सारा लिख दीजिए सब कुछ। हाँ? फिर दूसरा शीर्षक है श्रवण और प्रवचन का हो गया, तो फिर दूसरा शीर्षक आपने बना दिया कि इसके अनुशीलन में मेरे अनुभव जो है या मेरी चुनौतियां जो है, इस विषय के अनुशीलन में, मतलब ये श्रवण और प्रवचन के गुण प्राप्त करने में मुझे क्या चुनौतियां है, ये आपने शीर्षक ये लिखिए। उस शीर्षक के नीचे फिर 1, 2, 3, 4 जो भी आपकी चुनौतियां है लिखिए उसको। ऐसे श्रवण के लिए आवश्यक गुण में 1, 2, 3, 4 जो भी है, फिर कीर्तन के लिए आवश्यक गुण में 1, 2, 3, 4 जो भी कुछ है करके, इस प्रकार से। अनुशीलन में चुनौतियां, ये आपका दूसरा टाइटल। फिर उस चुनौती के लिए आपके जो समाधान है, आप उसके लिए क्या स्टेप्स ले रहे हो, समाधान क्या प्रयास करोगे कि उन चुनौतियों को हटाने के लिए, क्या बोलते हैं चुनौती को? हाँ, चैलेंजेस में समझ गया। हाँ, चुनौतियों के उपाय, हाँ, उसके ऊपर उपाय जो है, समाधान है, उसको क्या, तो उसके रूप में आप लिखिए फिर 1, 2, 3, 4 क्या मैं प्रयास कर रहा हूं उसके लिए, इस चुनौतियों को सामने जाने के लिए, प्रस्तुत होने के लिए मैं किस प्रकार से, ये लिखिए ऐसे। तो इससे बहुत क्लियरली आपके विषय वस्तु में दिखेगा, आपने ये उत्तर दे दिया, ये उत्तर दे दिया, ये उत्तर दे दिया। आप सर्टन रहो, तुरंत उस एग्जामिनर को समझेगा इसने बहुत अच्छे से फट आंसर, आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। आप ऐसा लिखोगे जिसमें एक भी शीर्षक नहीं लिखा है और उसका दिमाग खराब करोगे कि क्या लिखा है इसने इधर, मुझे देखना है बाबा, इसने अनुशीलन में चुनौती लिखी है और फिर अच्छा प्रवचन के गुण किधर है, दिख नहीं रहा, अंत में कही है क्या कुछ, ऐसा मत कीजिए। तो वो क्या हो जाएगा, उसमें मार्क्स चले जाएंगे आपके काफी। हाँ, तो ये सब उसके ऊपर मत डालिए, सीधा सीधा उसने आपको दिया है ना ये सब क्वेश्चन अच्छे से हेड बना के लिखिए ऐसे एकदम। कभी कभी ऐसे गुण वगैरह के क्वेश्चन नहीं होते, प्रश्न ऐसा रहेगा कि क्या कि समाज में श्रवण एवं कीर्तनम के प्रति जो अरुचि है, उस रुचि के बारे में श्रीमद् भागवतम क्या कहता है, बस फिनिश्ड, ये प्रश्न है। तो इसमें आपको पॉइंट वाइज लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको पैराग्राफ बना के लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। जहां पॉइंट वाइज होता है वहां पॉइंट वाइज लिखिए, हाँ, नंबरिंग करके। जहां पॉइंट वाइज नहीं है पूछा, वहां पे नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। ऐसा देखिए, ऐसे निबंध जो होता है वो पॉइंट वाइज नहीं लिखा जाता, आइडियली में देखा जाए तो। आपने तो निबंध लेखन किया है ना, ऐसे राइटिंग, तो ऐसे जो है उसको पॉइंट वाइज नहीं लिखते हम लोग, ऐसे राइटिंग तो स्कूल पॉइंट वाइज नहीं लिखते। लेकिन ओपन बुक क्या है, मिक्स है, एक निबंध लेखन की शैली होती है इसमें, और साथ ही साथ दूसरा जो है दीर्घोत्तरी की शैली, इस दोनों को मिला के ओपन बुक जो है, मतलब खुली किताब को लिखा गया। तो जहां जैसे प्रश्न किया है करके ऐसे, श्रवण के लिए आवश्यक गुण बोले तो ऑब्वियसली 1, 2, 3, 4 ऐसे ही लिखने पड़ेंगे। पठन के लिए आवश्यक पात्रता है 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से लिखनी पड़ेगी ऐसे। लेकिन जहां वैसा नहीं पूछा है ना, वहां पे मत लिखिए वैसा। हाँ, ऐसे जैसे सिर्फ इतना बोल दिया कि कुंती महारानी प्रार्थना करती है कि मुझे अपने जीवन